जी पार्ट सी स्टार्ट हो गया है जी, रिवीजन क्लास का। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की तरफ और वेरिएंस एनालिसिस की तरफ। तो एक छोटी सी चीज़ उधार रह गई थी, बस रहती रह गई थी। उसकी एक वजह ये भी आपके सामने अब आ चुकी है कि वो कभी टेस्ट हुई नहीं है, लेकिन है सही। अभी रिसेंट अटेम्प्ट का सवाल करेंगे तब भी आप देखेंगे कि आपको नज़र नहीं आती। वो क्या है? वो ये है कि आप अगर आइडल टाइम को भी प्लान कर लें। क्या मतलब? यानी आपने आज तक ये नहीं देखा था, सोचा था कि आपकी स्टैंडर्ड के अंदर ये बात कर दी गई हो कि जी पहले से ही हम प्लान करके रखते हैं कि हमारा आइडल टाइम जो है वो होगा। अगर पहले से प्लान हो जाए आइडल टाइम तो वो स्टैंडर्ड का पार्ट बन जाता है। बात समझ आ रही है? अगर आपका स्टैंडर्ड में ही शामिल हो जाए आइडल टाइम कि जी इतना टाइम तो ज़ाया होना है, उन्होंने स्टैंडर्ड का हिस्सा बना लिया कि इतना टाइम ज़ाया होना है। मतलब कुछ चीज़ें ही ऐसी होती हैं जिसके अंदर कुछ लेबर का टाइम, चीज़ बना रहे हैं, कुछ देर के लिए पेंट करना है, वो सूखने के लिए रखनी ही रखनी है। तो हो सकता है ना कि आइडल टाइम आपका प्लान्ड हो। तो अगर प्लान्ड आइडल टाइम हो तो फिर थोड़ा सा चेंजेस आती हैं वेरिएंस के अंदर, जो कि अभी तक टेस्ट हुआ नहीं है कभी, क्योंकि सारे सवाल आपने कर लिए हैं। इवन रिसेंट अटेम्प्ट का भी सवाल हम करेंगे। बहरहाल उसमें होता क्या है, आपके स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर ही आइडल टाइम भी प्लान्ड होगा। अब उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? कोई चेंज नहीं आना आपके लेबर रेट वेरिएंस में, क्योंकि लेबर रेट में क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, इसका कोई असर आइडल टाइम के साथ। और आगे लेते क्या है? टोटल एक्चुअल आवर्स पेड। वर्क की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी सेम है। ठीक है, कब सेम है? आइडल टाइम लेबर का टोटल एक्चुअल वर्क आवर्स जो होते हैं वो टोटल एक्चुअल पेड आवर्स के बराबर नहीं होते, तो इसको कहते हैं आइडल टाइम आ गया। अगर ये अनएक्सपेक्टेड या अनप्लैंड आइडल टाइम, जैसे कि हम अभी तक चल रहे थे, तो आपके ये दोनों वेरिएंसेस सेम निकलते थे, लेकिन आइडल टाइम की इंफॉर्मेशन एक्चुअल डाटा में गिवन हो, स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा ना हो, तो फिर एक नया वेरिएंस निकालते हैं आप, जिसको आप कहते हैं आइडल टाइम वेरिएंस। क्या क्या वेरिएंस का नाम है जी? आइडल टाइम वेरिएंस। अब आइडल टाइम वेरिएंस कब आएगा? जब ये दोनों आर्स बराबर ना हो। आपने जितने सवाल देखे, नॉर्मली इनमें से कोई एक निकालते थे और उसी को कहते थे कि जी यही दूसरा टाइम है, क्योंकि आइडल टाइम आ नहीं रहा था। ये नॉर्मल केस है, स्पेशल केस इधर पड़ा है। नॉर्मल केस है। नॉर्मल केस क्या है? पहली बार आपको देखने में कभी ऐसा मिला कि एक्चुअल आवर्स वर्कड और एक्चुअल आवर पेड बराबर नहीं है। ये पता लगा आपको एक्चुअल डेटा में जाकर। एक्चुअल डेटा में जाकर आइडल टाइम की इंफॉर्मेशन गिवन है एक्चुअल डेटा में, स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा नहीं थी, आपका स्टैंडर्ड नहीं था, अनएक्सपेक्टेड अनप्लैंड आइडल टाइम आ गया। तो रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस वैसे ही निकालना, एक नया वेरिएंस कैलकुलेट कर लेना, जिसको आइडल टाइम वेरिएंस कहते हैं। जो कैसे निकलेगा? इन दोनों आवर्स का फर्क, इन दोनों आवर्स का फर्क, आवर्स वर्क आर पेड निकला है आइडल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये आसान है, कोई मुश्किल? कोई मुश्किल? फिर एक बार सुनो, टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क, टोटल एक्चुअल आवर पेड बराबर ना हो तो दो सिनेरियोज बनते हैं। सिनेरियो वन, आपको आपके प्लान में नहीं था, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन हो क्या गया? आपका एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर वर्क में क्या आ गया? फर्क। इसकी निशानी क्या है? आइडल टाइम की इंफॉर्मेशन आपको अदर इंफॉर्मेशन में जाकर देगा, स्टैंडर्ड कार्ड में इसका कोई जिक्र नहीं होगा। ऐसी सूरत में क्या करोगे? लेबर रेट वेरिएंस सेम, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस सेम, स्टैंडर्ड टोटल स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल टोटल आवर्स वर्कड, जो काम किया है वो, और स्टैंडर्ड रेट सेम आ गया। नया वेरिएंस क्या आ गया? आइडल टाइम वेरिएंस। बहुत आसान है, दोनों आवर्स का डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये क्या आ गया जी? आइडल टाइम वेरिएंस। मसला कहाँ आता है? मसला तब आता है जो कि आपने कभी देखा ही नहीं, ये तो फिर भी शायद आपको कहीं पे मिल जाए सवाल में, ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आया कभी आपको। ठीक है, उम्मीद भी नहीं लगती। बहरहाल एहतियातन रखना चाहिए इसको भी जहन में। दो फार्मूलाज ही है ना एडिशनल याद रखने। ओके, वो क्या है जी? अगर आपका आइडल टाइम एक्सपेक्टेड था या प्लान्ड था, अब इसकी निशानी क्या होगी? आप इधर देखे बगैर बताओ, इसकी निशानी क्या होगी? स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर ही, स्टैंडर्ड डेटा के अंदर ही उसमें लिखा होगा कि इतना टाइम तो हम आइडल जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर आइडल टाइम इंफॉर्मेशन इज गिवन इन स्टैंडर्ड कार्ड या स्टैंडर्ड डेटा। ठीक है, तो इस सूरत के अंदर लेबर रेट वेरिएंस फिर भी सेम रहना है, क्योंकि इसमें क्या लगता है? स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट,
और टोटल एक्चुअल आवर्स पेड, इसका तो मसला ही नहीं है वर्क के साथ और पेड के साथ। लेकिन दो नए वेरिएंस आएंगे डिफरेंट, एक न्यू है और ये डिफरेंट हो जाएगा, ये न्यू है ये डिफरेंट। यहां पर एक ही न्यू आया था, दोनों क्या रहे थे सेम, यहां पर एक सेम है ये न्यू है, लेकिन एफिशिएंसी वेरिएंस डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी प्लान कर रहे थे, आइडल टाइम आपका प्लान था, तो आपका ये क्या आ रहा है, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्टिव स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड। प्रोडक्टिव टोटल स्टैंडर्ड आवर्स मतलब यूं लिखा होता है, वो कहता है कि जी मिसाल के तौर पे हमारा 2 लेबर आवर्स जो हैं और 0.5 लेबर आवर्स, ठीक है, 2 लेबर आवर्स वर्क करते हैं और ये आइडल होता है, तो आपने किसको पकड़ना है फिर, 2 को, प्रोडक्टिव टोटल स्टैंडर्ड प्रोडक्टिव आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट और टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू रेट। ये डिफरेंट हो गया, इसमें चेंज क्या, आपने उसको लाल कर दिया, ठीक है। पहले क्या होता था, स्टैंडर्ड आवर्स, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड एक ही होता था, स्टैंडर्ड में एक ही आवर्स गिवन होते थे स्टैंडर्ड आवर्स। अब उसने दो बता दिए, एक बताया कि स्टैंडर्ड आवर्स लगते इतने हैं, काम इतना करते हैं, इतना आइडल रहते हैं। स्टैंडर्ड कार्ड में डेटा आ गया तो आपका ये वेरिएंस डिफरेंट होगा थोड़ा सा, जाहिर है वो अलग अलग गिवन होंगे, तो आप यहाँ फिर कौन से वाले आवर्स लोगे, सिर्फ प्रोडक्टिव वाले। अब यहाँ प्रोडक्टिव वाले लेने हैं और फिर ये नया वेरिएंस क्या है, अब आइडल टाइम तो ऑलरेडी आपने प्लान किया हुआ था, उस प्लान से ज्यादा लगा या कम लगा आइडल टाइम, ये वेरिएंस निकालने के लिए एक्सेसिव आइडल टाइम का वेरिएंस आ जाएगा, जिसमें टोटल स्टैंडर्ड आइडल टाइम अलाउड, अब वो यहां से निकलेगा। ये जो 0.5 बचा है, ये स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल जैसे करते थे, तो ये वो वाला काम हो रहा है, टोटल स्टैंडर्ड आइडल टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी 0.5 आवर्स इनटू एक्चुअल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आइडल टाइम जो अलाउड था स्टैंडर्ड के तहत, और टोटल एक्चुअल आइडल टाइम क्या है मुश्किल नहीं, आसान है, बात सिर्फ पता होनी चाहिए, ठीक है। ये कहीं भी आपको नजर नहीं आया, सारे सवाल आपने कर डाले, लेकिन कहीं आ जाए तो इतना बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ इनको याद कर लेना, ओके। ये एंड बेसिस रखा जाता है कि सवाल में जरूरत होती नहीं, ऐसे बच्चे परेशान करने वाली बात है, ठीक है। एनीवेज इसको आप प्लीज पिक्चर में ले लीजिए और फॉर्मूलाज में इसको ऐसे ही। प्रॉब्लम नंबर 4, द लास्ट प्रॉब्लम इज दिस, जो कि सामने नहीं आई, आ गई तो आपने उससे डरना नहीं है, डरना नहीं, हमें लड़ना है। लाइफ बॉय जी क्या गए, मैंने कमांडर सेफगार्ड को बुला लेना जी बच्चे, वो नारकोटिक्स का बना है, एंटी नारकोटिक्स का नहीं बना होगा ना। अच्छा सुने जी, ये प्रॉपर एग्जाम्पल ही बताइए बच्चे, एक और बता देता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यूं लिखा होता है, डायरेक्ट मटेरियल 2 kg इंटू ₹100, ये 200 रुपये हो गए। उसके बाद डायरेक्ट लेबर मैं तोड़ के दे देता हूँ, वो जोड़ के देगा तब भी बता देगा स्टैंडर्ड में, मैं तोड़ के लिख देता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट लेबर 2 लेबर आवर्स और हर लेबर आवर के ऊपर हमने 50 रुपया पे करना है, तो कितना आ गया 100, लेकिन साथ ही हमने लिखा आइडल टाइम, आइडल टाइम हमने कहा जी आधा घंटा, ये वही वाली एग्जांपल, आधा घंटा लगता है, और जाहिर सी बात है इस आधे घंटे के पैसे तो उनको देने पड़ेंगे ना जी हमें, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, जिस तरह से भी देगा डेटा ऐसे तोड़ सकेंगे आप, अगर इकट्ठा होगा तो यूं तोड़ सकेंगे, मैंने तोड़ के लिख दिया ज़रा समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स हम कहते हैं जी मसलन 2 लेबर आवर्स प्रोडक्टिव आवर्स पे ही लेते होते हैं, तो 2 लेबर आवर्स इंटू लेट से 25 रुपये वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए, ठीक है, काफ़ी है इतना, तो ये कितना आ गया जी 25 रुपये। अब ये 25 रुपये हमने कॉस्ट का हिस्सा बना लिए ना, स्टैंडर्ड का हिस्सा बना ली, क्योंकि उन्होंने आधा घंटा हर यूनिट को सुकड़े रखना होता है, अब वो कहाँ जाए बेचारे, वहीं पे बैठना है उन्होंने, तो ये हमारे प्लान में आ गया। अब इस डेटा को यूज़ करें आप, 25 इंटू 50 हो गया ये, ठीक है। इस डेटा को आप यूज़ करके इस फॉर्मूला को निकालें, ये देखें, ये देखें,
अब जब आपने ये फॉर्मूला लगाना है तो लेबर एफिशिएंसी नहीं, लेबर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस आएगा। कैसे निकलेगा? अब अज्यूम करें टोटल प्रोडक्शन हमने की है, एक्चुअल प्रोडक्शन हमारी हुई है, कितनी करनी है एक्चुअल प्रोडक्शन? 10,000, छोटा फिगर ना लिखना, 10,000 यूनिट्स, ठीक है। अभी तो देखो जी 10,000 यूनिट्स हैं। अब हमने कहना है जी प्रोडक्टिव टोटल स्टैंडर्ड आर अलाउड, तो मतलब 2 लेबर आवर्स इनटू, फिर सवाल अब मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, सवाल है ही कोई नहीं, 10,000, ठीक है। ये क्या आ गया? टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, लेकिन पूरी बात क्या है? टोटल प्रोडक्टिव स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, सॉरी माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड। अब ये वर्कड कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, वो तो जो सवाल में गिवन होंगे, ठीक है, और उसके साथ आपने मल्टीप्लाई किसको कर देना है? ₹50, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता लगेगा क्योंकि आपने जो टाइम अलाउ किया था वही एफिशिएंसी के अंदर देखना था कि ये प्रोडक्टिव आवर अलाउड थे और ये आपने प्रोडक्शन की, एक्चुअल में ये काम किया है, तो यहाँ से आपका प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का वेरिएंस निकल आएगा। लेकिन इस सूरत के अंदर एडिशनल वेरिएंस कौन सा निकलेगा? एक्सेसिव आइडल टाइम वेरिएंस। तो एक्सेसिव आइडल टाइम वेरिएंस कैसे निकलेगा जी? अब आपने यही 0.5 को पकड़ना है, 0.5 लेबर आवर्स इनटू कितने यूनिट्स बने माइनस, और जितना एक्चुअल में वो डेटा बताएगा, एक्चुअल डेटा तो वो बताता है ना सवाल के अंदर, इतने एक्चुअल में लेबर आवर्स वेले बैठे रहे वो, ठीक है। यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता लग जाएगा कि एक्सेसिव आइडल टाइम कितना आया। एक्सेसिव अगर पॉजिटिव है तो वो एक्सेसिव आइडल टाइम फेवरेबल हो गया, नेगेटिव आएगा तो एडवर्स हो गया, ठीक है, क्योंकि तरतीब वही रखी हुई है हमने। तो ये इस तरह से थोड़ा सा बन सकता है, अब सवाल अगर बनेगा तो एक्चुअल डेटा नीचे दिया होता है, बस फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। हर टॉपिक के स्टेप्स ही हैं हमारे पास, वो पीडीएफ ही बना हुआ है, ज़रा क्लास देख लें अगर आप तो, ठीक है। अभी मैंने पहला टॉपिक कराया नहीं है, अभी मैंने 9 स्टेप्स में आपको कॉमन इश्यूज समझाए हैं। अब मैं आपको आगे कुछ स्टेप्स में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। ओके, ये रहता था उधार, तुमने पहले क्यों नहीं ली पिक्चर? इसकी अलग ले लो, फिर अलग लेनी है इसकी। अच्छा कैमरा है तुम्हारा, 3 कैमरे हैं इसके, इसकी फोटो बीच में आई है? हर पिक्चर में चले जी, ठीक है जी। अच्छा अब देखिए जी, ये 4 अदद प्रॉब्लम्स थे इसके, ठीक है। ये मैंने अब यहाँ पर जो है वो तफसील लिखी हुई है, आपके पास मौजूद है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब मैं आपको रिवाइज कराने लगा हूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस। कुछ स्टेप्स आपके सामने हैं, हजरत के लिए पेश खिदमत है हजरत की। इफ प्रॉपर स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट इज नॉट गिवन, फर्स्टली प्रिपेयर इट। मैंने आपको कहा था हमने प्रॉपर क्या गिवन, मैम तकरीबन हमें तो हर सवाल में ही बनाना पड़ा था, पहले एक सवाल को छोड़ कर उसमें मैंने ज़बरदस्ती बना दिया था, सिखाना था। उसके अलावा हर सवाल में हमारे मुताबिक नहीं होता। एक बार ये कार्ड बन जाए फिर हमें स्पीड लग जाती है, फिर वह फॉर्मूलाज हैं और पुट करना है, हम अपने मतलब से उसको मतलब के हिसाब से कार्ड बनाते हैं। तो आप बस ये ज़हन में रखें, स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट आपने पहले बना लेना है, ठीक है जी। स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट पहले बना लेना है, डन हो गया। अच्छा, उसके बाद फॉर्मूलाज, राइट फॉर्मूलाज फॉर रिक्वायर्ड वेरिएंसेस एंड यूज गिवन डेटा इन फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट। कोई नहीं, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, मैं तो बस वो बचपन वाले बच्चे को याद करा रहा हूँ। आपने फॉर्मूला लिख के क्या करना है, आप तो माशाल्लाह फॉर्मूला को डायरेक्ट ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। बहरहाल अगर लगे भूल रहा है थोड़ा सा, ये फॉर्मूला लिखना ज़रूर पड़ता है जब आपको रिवर्स वर्किंग की तरफ लेके आता है। पूरी तस्वीर तो होने दो, पहले तस्वीर खींच रहे हो तुम, तुम्हारी फोटो क्या बना दी अहमद ने, तुम तो बिल्कुल है ना। अच्छा, असली वाली फोटो आ गई इसकी। अच्छा जी, कुछ चीज़ें होती कैमरे में असली शक्ल नज़र आती है। अच्छा ओके, नाउ तीसरी चीज़, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्टैंडर्ड अगर पर यूनिट गिवन हो उसको बजटेड यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो बजटेड फिगर आएगी।
एफओएच के वेरिएंस के लिए। और अगर स्टैंडर्ड पर यूनिट की फिगर को एक्चुअल से मल्टीप्लाई करोगे तो एब्जॉर्ब्ड की फिगर आएगी, इसको टोटल स्टैंडर्ड फिगर भी कहते हैं। ये बात बच्चे को बड़ी परेशान करती है, पता नहीं क्यों, ठीक है ना। तो जो स्टैंडर्ड पर यूनिट गिवन है, बजटेड यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बजटेड फिगर आएगी, और स्टैंडर्ड पर यूनिट को एक्चुअल से मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल होता था, जो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। जो एफओएच के लिए करोगे तो एब्जॉर्ब बन जाएगा, और अगर दूसरे चीज़ों के लिए करोगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर TSQ फॉर एक्चुअल, TS टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। तो स्टैंडर्ड को एक्चुअल से मल्टीप्लाई करोगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल वाली फिगर आती है, स्टैंडर्ड फिगर। और अगर पर यूनिट को बजट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बजट फिगर आएगी। ये नॉर्मली हमें एफओएच के वेरिएंस के लिए चाहिए होता था, और ये बाकी सब एफिशिएंसी वेरिएंसेस के अंदर चाहिए होता था। इवन एफओएच को जब तोड़ते हैं, एफओएच का प्रॉब्लम क्या था, एफओएच का दो वेरिएंस हैं, एक्सपेंस और वॉल्यूम। मार्जिन में सिर्फ एक्सपेंस निकलता है, एब्जॉर्प्शन में एक्सपेंस भी निकलता है, वॉल्यूम भी। फिर वॉल्यूम को आगे भी तोड़ा जा सकता है। अब यहां पर आकर आपको स्टैंडर्ड रेट भी पर आवर चाहिए होता है, तो यहां पर भी TSR अलाउड, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट है। तो यहां पर क्या करोगे, वो स्टैंडर्ड को मल्टीप्लाई करोगे एक्चुअल से, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल वाला फिगर। ये बात भी ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। और उसके बाद किस किस तरह के सवाल थे, ये आपके सामने कहानी पूरी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आगे कुछ और है, आगे प्रॉब्लम्स हैं वो अलग बताता हूँ, किस किस तरह के सवाल आते हैं। कैलकुलेशन बजटेड प्रॉफिट ही करनी पड़ती है, मार्जिनल या एब्जॉर्प्शन को यूज करते हुए। किया था हमने 2-3 सवालों के अंदर, बजटेड प्रॉफिट भी निकालते थे और बजटेड प्रॉफिट निकालते थे, एक्चुअल तो बाद में लिखा हुआ है। तो उसमें सारा बजटेड डेटा यूज करते थे, मैं जान जान के लिखता था बजटेड सेल, बजटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, बजटेड फिक्स कॉस्ट। और अगर एब्जॉर्प्शन होता तो हम कहते थे बजटेड सेल, बजटेड वेरिएबल कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल, बजटेड प्रॉफिट। लफ्ज बार बार लिखते थे, सारा डेटा कौन सा यूज करते थे, बजटेड। और अगर एक्चुअल प्रॉफिट निकालने हो तो फिर सारा एक्चुअल यूज करते, ठीक है। फिर कैलकुलेशन ऑफ गिवन वेरिएंसेस करते थे, जिसमें सेल के वेरिएंसेस दो ही थे, सेल प्राइस और सेल वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम में चेंज था, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग होता था तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन यूज कर लेते थे वॉल्यूम वेरिएंस में, और अगर एब्जॉर्प्शन होता था तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट। तो इतना मसला नहीं था, सेल वेरिएंसेस आसान था, बस उसमें एक्चुअल पहले, स्टैंडर्ड बाद में फॉर्मूलाज के अंदर, ठीक है। फॉर्मूलाज याद है, फॉर्मूलाज लिखे हैं मेरे पास दूसरी तरफ, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट वेरिएंसेस में सही लड़ाई थी, मटेरियल के वेरिएंस थे, प्राइस और यूजेज। इनको मिक्स और यील्ड में भी तोड़ा जा सकता था, लेकिन सिर्फ तब अगर मल्टीपल मटेरियल्स हो और क्वेश्चन कहे। फिर लेबर के विदाउट आइडल टाइम, रेट और एफिशिएंसी थे, आज पूरी कहानी हुई है। विद आइडल टाइम हो, अनप्लैंड हो तो रेट और एफिशिएंसी वैसे ही, आइडल टाइम वाला न्यू। और अगर प्लैंड हो तो रेट वैसे ही, ये प्रोडक्टिव एफिशिएंसी यानी चेंज हो गया, और ये न्यू एक्सेसिव आइडल टाइम। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस है और एफिशिएंसी है, सादा। फिक्स ओवरहेड मार्जिनल में सिर्फ एक्सपेंस, एब्जॉर्प्शन में एक्सपेंस भी है और वॉल्यूम भी है, और कह दे तो एफिशिएंसी और कैपेसिटी में भी तोड़ना है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इसके अंदर आते थे, ठीक है। फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी थी इसमें। प्रॉब्लम क्या थी, एक प्रॉब्लम थी वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस डाल देता था ईपीयू के साथ मिक्स, ठीक है, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो उल्टा आसान लगा था हमें। फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम किया एक चीज ने, जब वो बैकवर्ड अप्रोच लगवाता था आपसे, वेरिएंस निकाल के दे देता था और कहता था परचेज की फिगर निकालो, आर्स निकालो, यूनिट्स निकालो, जो सवाल का डेटा होता था वो हमसे मांग लेता था। हमने भी कर लिया था। फिर उसका तरीका क्या रखा था, ठीक है, फॉर्मूला पहले लिख लिया और डेटा से शुरू हो गए। वो जैसे FR 1 में बच्चे कैश फ्लो का टॉपिक करते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकलती जाती है, ऐसे ही वहां पर भी बैलेंसिंग फिगर्स निकलती थी, ठीक है। तो ये जनाब दो अदद प्रॉब्लम्स थी। इंटीग्रेशन विद ईपीयू, इसके अंदर करते क्या थे, मटेरियल और कन्वर्जन के यूनिट्स निकाल लिए। अब ये एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं हमारे, जिनको हमने मटेरियल यूजेज वेरिएंस में यूज करना था, और इनको हम लेबर एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम के अंदर एफिशिएंसी और कैपेसिटी में यूज करते थे। ये फर्क पड़ जाता था सवाल में, ठीक है। जबकि बैकवर्ड अप्रोच के अंदर क्या तरतीब थी, आंसर ऑफ वेरिएंस जब गिवन होते थे, सबसे पहले हम सारे फॉर्मूलाज को लिख लेते थे जो क्वेश्चन में गिवन होते थे, और फिर यूज करते थे डेटा क्वेश्चन वाला, और फॉर्मूलाज को फिल करते थे, कैलकुलेट करते थे रिक्वायर्ड फिगर्स। ये आपका टोटल, क्योंकि इसके आगे देखो क्या शुरू हो रहा है, जो अगला सवाल मैंने कराना है, ठीक है। लेकिन सवाल इतना छोटा है कि क्या करें। बहरहाल जो सवाल तैयारी करने वाले अच्छे आपने किए हुए हैं, टेंशन नहीं लेनी, बस पर्चे में बंदे के बच्चों की तरह पढ़ना बस,
महीने के अंदर इंशाल्लाह खैर होगी। ये सारी तस्वीर है, कोई किसी कैमरे में आती हो तो भेज दूंगा मैं ये इंशाल्लाह। हाफ हाफ भी करता हूँ, कुछ अच्छे कैमरे, 3 कैमरों वाले भाई भी बैठे। तुमने पीछे मुंह नहीं किया था? सही है ये मैं भेज दूंगा। वैसे आप लोग टेंशन ले रहे हैं, मुझे खुद टेंशन हो रही है इसकी कि ये आपकी तस्वीरों में आ भी नहीं रहा होना और ये कीमती भी बहुत है आपके लिए। अभी कैसे भेजूँ यार, भी तो मैं एक दफ़ा मेरे सिर से बोझ उतरने दो, असर तक जब तक काम जितना हो सकता है हो जाए इधर थोड़ा सा। अभी FAR 1 से रिलैक्स हूँ, आपसे भी आए रिलैक्स हो जाऊंगा, हो सकता है हाफ हाफ डे दोनों है। इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही, इस वक्त तो बस प्रेशर है मेरे पे। बस यही आपको परसों मैं कह के भेजूंगा इंशाल्लाह। दुआ ही है बेटा आप लोगों के लिए। मैं पर्सनल अटैक कर रहा हूँ ना यार, इमोशनल अटैक कर रहा हूँ। मैं नहीं घबराता यार, इंशाल्लाह जो होगा देखा जाएगा। देखा नहीं जाता, फिर कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह, बेहतर वाला काम हो जाना है, पास हो जाओगे। चलो जी, आ जाओ जी। बाकी इसके अंदर ये प्रॉब्लम नंबर 1, फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस टूट सकता है एफिशिएंसी और कैपेसिटी में, लेकिन तब करना है जब कहे, ठीक है। दूसरी बात, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री अगर बराबर ना हो परचेज वाली यूज़ के साथ, तो यानी कि क्लोजिंग स्टॉक आ जाए तो भी एक मसला था। सीमा वाले सवाल में देखा था क्या, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है और खुदा ना खास्ता वो कह दे, नहीं कहता, वो कहता है जी स्टैंडर्ड पे ही रखते हैं, फिर तो मसला ही कोई नहीं, फिर सेम रहना है प्राइस वेरिएंस। लेकिन अगर वो कह देता है कि क्लोजिंग स्टॉक को हम रखते हैं एक्चुअल कॉस्ट पे या FIFO पे, एफको पे, तो फिर ये प्राइस वेरिएंस चेंज हो जाएगा, उसमें हम टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज लेंगे जैसा हमने पास पेपर 6 में किया, ठीक है। और मटेरियल यूजेज वेरिएंस में कोई मसला नहीं था, ठीक है। 6 को हमने 6A कर दिया था आई थिंक, है ना। चले, उसके बाद फिनिश गुड इन्वेंट्री का वेरिएंस भी आया था। ये हैग्जा वाला सवाल अलग से हैंड आउट में दिया था जिसको 6A बनाया था। ये मामला क्या था, अगर फिनिश गुड इन्वेंट्री वेरिएंस हो तो फिनिश गुड इन्वेंट्री आ जाए तो कोई वेरिएंस नहीं है, अगर बजटेड फिनिश गुड इन्वेंट्री भी स्टैंडर्ड पे पड़ी है और एक्चुअल भी स्टैंडर्ड पे पड़ी है। जो हमें 6वें सवाल में उसने कहा था कि फिनिश गुड इन्वेंट्री में बी वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो हमने वो 1700 रुपये की फिगर मुझे याद है हमने उठाकर लिखी थी। अल्लाह करे वो सवाल इधर पड़ा हो। कौन सा टॉपिक है ये भला, यही टॉपिक था यही टॉपिक था, ठीक है। इसमें सवाल उम्मीद तो है, मैंने लिया तो था सवाल अगले दिन, ये रहा, ये आजा 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 आजा, ये देखो, ये इस सवाल में उसने बोला था, ये देखो, ये कि कोई ओपनिंग फिनिश गुड नहीं है और एक्चुअल क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी वैल्यूड एट स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्ट, तो उसकी वजह से हमारी बचत हो गई थी। हमने इस सवाल के अंदर यूं किया था, ये सवाल पूरा कहाँ किया था, किया तो था हमने पूरा, चले खैर यहाँ पर हमने, हाँ ये पूरा हुआ पड़ा इधर खाली सी, अच्छा जी इधर देखें, तो हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने ये करने के बाद कहा था, ओहो उसने क्या कहा है, एक्चुअल ले लो, सॉरी स्टैंडर्ड ले लो, एक्चुअल मत लो स्टैंडर्ड ले लो। इसका फायदा ये हुआ था कि क्लोजिंग फिनिश गुड का वेरिएंस नहीं आया। लेकिन हेक्सा वाले सवाल ने, जालिम ने क्या किया हमारे साथ, पता नहीं वो कहाँ गया, वो सवाल के अंदर क्या हुआ था ये पढ़ा, सुभान अल्लाह। हेक्सा वाले सवाल ने क्या किया था हमारे साथ, हेक्सा वाले सवाल ने कह दिया क्लोजिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री 1500 है बस, और चुप। अब क्या करें, अब क्या करें, जाहिर सी बात है अब तो मजबूरी में स्टैंडर्ड पे करते हैं, और ना रूटीन तो यही होती है कि टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं एक्चुअल कॉस्ट को प्रोडक्शन यूनिट से। तो हमने इस सवाल को जहाँ किया था, अल्लाह ने वो मेरे ज़हन में नहीं डाला कि मैं वो लेके आता, काश कि वो भी आ जाता। एनीवेज उसकी वजह से क्या हुआ था, वो ये हुआ था कि हमारा फिनिश गुड का वेरिएंस भी आ गया था, क्योंकि बजटेड फिनिश गुड इन्वेंट्री और एक्चुअल फिनिश गुड इन्वेंट्री लाइक 6A सीमा, ये नहीं था मामला, दोनों स्टैंडर्ड पे नहीं थे, बल्कि हेक्सा 6B में बजटेड तो था, स्टैंडर्ड पे होता ही स्टैंडर्ड पे है, लेकिन एक्चुअल जो था वो एक्चुअल कॉस्ट पे आ गया था, तो बैलेंसिंग फिगर वाला वेरिएंस आया था, याद है 38 रुपये का,
ये 35 था 38 था, चले करीब करीब हूँ मैं भी, हैं। तो उसके लिए ये नया वेरिएंस निकला था, एक्चुअल रेट पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट टोटल एक्चुअल फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये तीसरा प्रॉब्लम था। और चौथा और आखिरी प्रॉब्लम ये है जो अभी तक आपके सामने आया नहीं है, लेकिन ये भी अब आपके सामने है, ठीक है। तो इसके बाद तमाम गवाहों और बयानात को सामने रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तुम हाइब्रिड में तो नहीं बैठते थे, बड़ा मज़ा आता है, तुम इधर रहते, तुम काश पहले मिले होते, हम काश पहले मिले होते, बड़ा मज़ा आना था। अब क्या हो सकता है, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खोद। चलो जी, आ जाओ जी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ही नंबर चेक करो, रिसेंट टाइम में नंबर चेक करो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आ चुका है तो क्या फिर नहीं आ सकता? मैक्सिमम ये हो सकता है कि जरा छोटे वाला सवाल आ जाए। एक तो तुम्हें बार बार ना ये दिखाना पड़ता है मुझे, बार 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 अपनी किताब को ओपन किया करो, इसके स्टार्ट के अंदर ये डाला हुआ है, इसीलिए सबसे पहले यही चीज रखी है, इसीलिए ताकि बार 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 ये देखते रहो। ये देखो बेटा, इस ग्रिड के 25 नंबर हैं, 20 से 30 एवरेज बोल रहा हूँ, 25 नंबर हैं और टोटल 3 टॉपिक्स हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग छोटा सवाल आया था और आया भी अभी, अब कराता हूँ इसके बाद सवाल, उसमें वो प्रोसेस अकाउंट था, जॉइंट बाय प्रोडक्ट नहीं था, इसलिए बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये 15-16 नंबर का टेस्ट करें। बाकी प्रोसेस कॉस्टिंग और ये दोनों मिलाकर भी 15-16 बना सकता है, इसने ये इधर भी किया हुआ है। सिर्फ प्रोसेस कॉस्टिंग पूछ सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है हमारे लिए तो एक ही चैप्टर है ना, हमने सिर्फ जॉइंट बाय प्रोडक्ट तो तैयार करना ही नहीं, हमने जब ये चैप्टर तैयार करना है बीइंग इम्पॉर्टेंट वन, तो हमने तो सारा चैप्टर एक ही रखा हुआ है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉइंट बाय प्रोडक्ट है। तो इसमें से सवाल बहुत आता तो लाजमी है, लेकिन बहुत एक्सपेक्टेशन है मुझे कि जॉइंट बाय प्रोडक्ट से आ जाए। फिर चूंकि 17 नंबर का आ गया है, तो इसलिए टारगेट कॉस्टिंग भी हाई अलर्ट पे चला जाता है, क्योंकि टारगेट कॉस्टिंग छोटा सवाल आए और यहाँ पर बड़ा सवाल दे दे, उसने 10 नंबर का सवाल यहाँ से दे देना है, तो ये 20 से 30 में रखना है। लेकिन एट द सेम टाइम वो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी 8-1 नंबर का सवाल दे दे, यहाँ पे भी 7-8 नंबर का दे दे, यहाँ पे भी 12-15 नंबर का दे दे, वो एक आधी बार 30 पे नहीं 35 पे भी गया हुआ है, देख लो, ठीक है। तो ये कर सकता है, उसके लिए मुमकिन है, बट इतनी सी ग्रिड है और 25 से 30 नंबर है, 25 से कम नहीं हुआ, वो देख लो 25 से ऊपर ही गया है, कम से कम 25 नंबर उसने दिए, तो 25 से 30 नंबर मैं बोलता हूँ इसके होते हैं, ठीक है। तो ये सवाल 17 नंबर का आया था, जिसमें कुछ भी नहीं, ये गिफ्ट था बच्चों को, गिफ्ट, ठीक है। इस गिफ्ट के ऊपर जरा रिजल्ट देखते हैं, क्या रिजल्ट था जी इस गिफ्ट का। हालात चेक करो, गिफ्ट में भी सिर्फ 38% बच्चे पास हुए। ये शो करता है आखिर में, लेट से किसी ने किया तो उसने छोड़ दिया, किसी ने कहा मिक्स यील्ड को क्या करना है, छोड़ो बस, किसी ने कहा छोड़ो यार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को समझ नहीं आती, फार्मूलाज बड़े हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी प्रॉब्लम्स हम बाद में पढ़ेंगे, कमेंट में क्या कहता है एग्जामिनर, कमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। जो रिसेंट टाइम के कमेंट्स हैं वो आपके सामने लाता हूं मैं, बाकी जितने कमेंट्स होते हैं, ये जो हर बार वाले कमेंट्स हैं, ये अपने अंदर आ जाते हैं, उस्ताद के अंदर आ जाते हैं, अगली बार बच्चों को वो वाले कमेंट्स मिलते रहते हैं और नए कमेंट्स बच्चों को एक दफ़ा वाले दिखा दिए जाते हैं। तो वो आपके बाकी कमेंट्स आपको पढ़ने इसलिए नहीं पढ़ते कि वो कमेंट्स वो पढ़ रहे होता है उस्ताद हर अटैम्प्ट में, तो वो आपको बीच में फिर फीड कर रहा होता है ड्यूरिंग द सेशन। एनीवेज, ये हालात हैं, यानी कि ये बहुत लोएस्ट थे ये तीनों। ये तो मैंने करवाना है आज, 6वां भी शायद करवाऊं, मतलब इतना टाइम नहीं है, 7वां 8वां तो कल पे ही जा रहा है, ये करवाने का दिल था और ये बहरहाल देखते हैं। एनीवेज, ये सबसे लो स्कोरिंग थे, लेकिन उसके बाद ये 8वां और ये 9वां पता है कौन सा है? हाँ, ये हालात, ठीक है। अब देखो क्या मसला था, चल भाई कहता है मटेरियल प्राइस मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस निकालो, 6 नंबर तो इसके थे, ठीक है। फिर डायरेक्ट लेबर रेट और एफिशिएंसी, वेरिएबल एक्सपेंस और एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस, एफिशिएंसी और कैपेसिटी, यानी वॉल्यूम को उसने तोड़कर बोल दिया तो निकालना पड़ेगा। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, समझ से बाहर है, बच्चा करता क्या है। 38%, क्यों भाई क्यों? इसमें तो 98% होना चाहिए था रिजल्ट। सवाल देखने के बाद अंदाजा लगाएंगे आप, सवाल देखें,
जी, Panther Limited is engaged in production and sale of industrial chemicals. Below is the industry related information related to one of its product, Panther Premium. Panther Premium की फरवरी के महीने की स्टैंडर्ड कॉस्ट पर बैच गिवन है, वो पर बैच सानू नहीं चाहिए पर बैच, हमें चाहिए पर यूनिट, हम अपने हिसाब से निकालेंगे। खैर अब कहीं बताएगा एक बैच में कितने यूनिट्स होते हैं, फिलहाल तो पहला धचका क्या लग गया। अब हो सकता है बच्चे ने ये ही ना पढ़ा हो, ये हालात तो यही बता रहे हैं, वो पर बैच कोई पर यूनिट समझ गया हो। बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, बच्चे से कुछ भी बैद नहीं है पर्चे के अंदर, वो कुछ भी कर दे। एनीवेज रॉ मटेरियल ए लगता है और बी, एक से ज़्यादा मटेरियल आ गए और सवाल ने कह दिया, इसलिए मिक्स और यील्ड लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन मिक्स और यील्ड अब आसान महसूस हो रहे होंगे, नहीं तो आज मजीद होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस जरा कम थी ना एंड में, ठीक है। मिक्स यील्ड बहुत आसान होता है। एनीवेज टेबल हमने बना लिया था, बस फटाफट फॉर्मेट में फेंकते हैं चीज़ें, अल्लाह लाते खैर सल्ला। ए और बी 70,000 और 21,000 और साथ ही रेट दे रहा है। अब यहाँ से मुझे पता लगेगा कि 70 को डिवाइड करूँ अगर मैं 200 से, तो ये वैसे वहीं पे करना चाहिए था। एनीवेज तो कितना आता है जी? जी इसका मतलब 350 केजीज, 350 केजीज पर केजी रेट से डिवाइड किया ना, 350 केजीज पर, अभी तो ये नहीं निकल सकता, अभी तो ये पता नहीं है ये कि ये बैच का निकलना है या किसका निकलना है। पहले इस बैच की कॉस्ट को पर यूनिट कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर इंशाल्लाह ये भी कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ो। रॉ मटेरियल बी गिवन है, डायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड्स कहता है 25% फिक्स्ड हैं, जबकि ये टोटल जो है वो 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जितनी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगी। अब इसका भी कर सकते थे, लेकिन मसला ये कि मुझे पर बैच कॉस्ट चाहिए ही नहीं है ना, तो मैं अपनी पर यूनिट कॉस्ट निकालूंगा, फिर वो जो लेबर की कॉस्ट आएगी पर यूनिट उसको 120% कर दूंगा, टोटल आ जाएगा, उसमें से 25 फिक्स्ड और बाकी वेरिएबल बैलेंसिंग, ठीक है। कई बार ये काम किया हमने ऐसे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्चुअल डेटा दे दिया उसने। एक्चुअल डेटा, इसमें देखो अब एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स भी आ रही है, ठीक है। एनीवेज आगे देखते हैं। उसके बाद डायरेक्ट लेबर आ गई एक्चुअल वाली, ये सब एक्चुअल रिजल्ट्स हैं फॉर फरवरी, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्चुअल बता रहा है और वेरिएबल ओवरहेड्स कहता है 7% ओवर स्टैंडर्ड कॉस्ट है। पर यूनिट कॉस्ट जो निकली होगी एक्चुअल जो है उसका 1.07 हो जाएगा। ईच बैच प्रोड्यूसेस, अच्छा अब पता लग गया। अब क्या पता लगा कि 70,000 रुपया जो है, ये 70,000 रुपया एक यूनिट की कॉस्ट नहीं है, ये 70,000 रुपये जो है ये 100 यूनिट्स की कॉस्ट है। तो डिवाइड बाय 100 किया तो आंसर क्या आ गया जी? 700 यूनिट्स, 700 रुपये इक्वल टू रुपीज़। अब अगर एक यूनिट पर 700 लगते और 1 किलो 200 का है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी क्वांटिटी पर यूनिट, अब यूनिट हो गया। ये देखो ये 700 रुपये मैंने क्या निकाला है, मैंने 100 यूनिट से डिवाइड कर दिया ना, तो 700 रुपये अगर एक यूनिट पर लगती है और 1 किलो 200 रुपये का है, 700 रुपये कॉस्ट अगर एक यूनिट पर लगती है और 1 किलो जो है वो 200 रुपये का है, तो कितने किलो मेरे लगे फिर इसका? 3.5 kgs पर यूनिट। ये मैं अपने कार्ड को इस हिसाब से बनाऊंगा, 3.5 kgs इंटू 200 इज इक्वल टू 700 पे पहुंच जाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा। मैं समझा रहा था। ऐसे ही आपने 21,000 को क्या करना है, डिवाइड बाय 100, क्या आता है 210 एक यूनिट की कॉस्ट है। फिर कितने केजीज लगे एक यूनिट पर, वो निकालने हैं, तो 210 को डिवाइड कर दोगे आप 140 से, कितना आता है? लो जी, आपका स्टैंडर्ड मिक्स भी आ गया। ऐसे निकलेगा हमारे कार्ड में, कार्ड बनाएंगे, ओके। इसी तरह से ये 60,000 जो है ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है, तो फिर इसका मतलब एक यूनिट पर कितनी कॉस्ट लगी? 600। अब 300 बटा 600 करोगे तो क्या पता लगेगा, 2 लेबर आवर्स स्टैंडर्ड है। और अगले किसके हिसाब से है? लेबर कॉस्ट के हिसाब से, तो आगे भी फिर 2 लेबर आवर्स। ये सवाल है, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी, अपना स्टैंडर्ड कार्ड पहले बना लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कार्ड।
यहाँ करके बना लेते हैं जी, वर्किंग वन स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट। अच्छा, अब मुझे पर यूनिट चाहिए, मुझे पर यूनिट चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मैंने देखा जी डायरेक्ट रॉ मटेरियल लिखा होता है, चलो खैर एक ही बात, रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल अब कितने केजीज एक यूनिट पर लगते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 1 किलो जो है कितने का है, 200 रुपए का 1 किलो है, 200 पर केजी का मुझे पता है। ठीक है, अब ये मैंने निकालना है, इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा, जगह छोड़ देंगे, लेबर आ जाएगी, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड जी। यहाँ पे मैं वर्किंग 2 कर लेता हूँ, जहाँ पे मैं छोटे मोटी कैलकुलेशंस करता रहूँगा एक्चुअल के लिए, जगह मुक गई तो फिर कुछ और जगह लबांगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या देखना है, क्वांटिटी मेरी पर केजी कितनी लगती है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। तो मैंने यहाँ पर लिखा जी स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट में कैसे निकालूंगा, हमने कहा जी रुपीज 70,000 को पहले डिवाइड करें, ये मैं एक के लिए लिख रहा हूँ इतनी अंग्रेजी, बाकी पर्चे में लिखने की जरूरत नहीं होती। डिवाइड करें इसको 100 यूनिट्स के साथ, ये आपकी आ गई स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। अभी यही बेसिक इश्यूज करवा के आ रहा हूँ, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट अभी आपने निकाली थी कितनी, 700 गालिबन। ठीक है, अब ये जो भी आई है, ठीक है, ये जो भी आई है 700 600 जो भी है, ये क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है। ये क्या है, स्टैंडर्ड मटेरियल, स्टैंडर्ड भी लिख लेता हूँ, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट नहीं चाहिए, मुझे इस वक्त क्या चाहिए, क्वांटिटी पर यूनिट कितनी लगती है। तो कोई मसला नहीं है, अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट 700 रुपये आई है बकौल आपके, तो इसको डिवाइड कर देना अपने उस इससे जो स्टैंडर्ड रेट गिवन है, कितना गिवन है जी 200, तो यहाँ पे मैंने लिखा रुपीज़ 200 पर केजी से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है जी 3.5 kgs पर यूनिट। ठीक है जी, डन, समझ आया। तो ये हमने थोड़ा सा काम करना था, अब कैलकुलेशन है 3.5 kgs पर यूनिट, वर्किंग नंबर 2 का रेफरेंस दे। ठीक है जी, इनटू 200, आंसर इज, वो 700 तो पहले भी निकाला था है ना, लेकिन अब ज़रा मैंने अपने मतलब से लिख लिया है। अब मुझे रेट वेरिएंस निकालना होगा, मुझे क्वांटिटी वेरिएंस निकालने होंगे, मतलब एफिशिएंसी के, यूजेज के, जो भी करना होगा। अब मेरे सामने मेरे मतलब का डेटा मौजूद है। ठीक है, तो रुपीज़ 700 आपने बताया। ठीक है जी, नेक्स्ट, उसके बाद अच्छा ये 2 थे यार, ये तो रॉ मटेरियल ए है, ये रॉ मटेरियल बी के लिए भी बताओ। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसकी है जी, रॉ मटेरियल ए की, रॉ मटेरियल ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। ठीक है, ये मिटा दूं अभी। अच्छा, उसके बाद स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल बी। अब ये देखो जी 21,000, मुझे लगा 10,000 बोला आपने, मैं क्या 10,000 मैंने देखा नहीं था कहीं, तराह निकल गया मेरा। 21,000, अब कोई रुपीज़ 21,000 डिवाइडेड बाय 100 किया तो 210 रुपये पर यूनिट कॉस्ट आ गई, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। मुझे इसमें से मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट चाहिए, तो मुझे रेट पर केजी मिला हुआ था, मैंने उससे डिवाइड कर दिया, रुपीज़ 1 रुपीज़ क्यों लिखूँ, पर केजी क्यों लिखूँ, टाइम क्यों ज़ाया करूँ, 140। ठीक है जी, आंसर 1.5 kg। यहाँ पे आप स्टैंडर्ड यहीं पे कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड मिक्स ही है, मैं तो दिल कर रहा है यहीं पे लिख दूंगा। तो 1.5 kg पर यूनिट वर्किंग 2 इंटू रुपीज़ 140 पर केजी। तो वही 210 पे वापस जा रहे हैं, लेकिन हमें असल में ये चाहिए था। अब यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं जी 5
केजीज मेरा क्या है, मेरा स्टैंडर्ड मिक्स बन गया 3.5 और 1.5, तो टोटल भी कर लिया, क्योंकि इसको पता ही आपको यूज़ करना पड़ता है, हमें स्टैंडर्ड मिक्स को यूज़ करना पड़ता है। 3.5/5, 1.5/5 कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। वैसे तो आसान है, ज़बानी भी नज़र आ रहा है, पर लिख लो ज़रा, आसानी हो जाएगी। मिक्स यील्ड वेरिएंस आ गए ना, मिक्स यील्ड वेरिएंस ना कहे तो ये वाला टोटल करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक हो गया। ऐसे ही अब कहानी चल पड़ी है, तो चलो आगे। नेक्स्ट इज डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर जो है उसके बारे में आपका क्या राय है आपकी? ऐसे ही नहीं निकल आएगा। यहाँ पर ही मुझे क्या चाहिए, 60,000 को 100 से डिवाइड करता हूँ तो 600 रुपये पर यूनिट मेरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। मुझे डायरेक्ट लेबर आवर्स चाहिए, तो कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे 300 रुपये पर आवर से। बिल्कुल सेम टू सेम कहानी चल रही है। तो यहाँ पे मैंने लिखना है जी स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट लेबर। ठीक है, तो कैसे निकलेगी जी? 60,000। अब एक बार पता लग गया थोड़ा, अब ये 2-3 बार सवाल पढ़ने वाले को समझ लगेगी। 2 बार पढ़ेगा, तीसरी बार पकड़ लेगा, बस उसके बाद फिर क्या देर है। और नंबर चेक करो 17। ये वो सवाल था जो टाइम बचाने वाला था, लेकिन लगता है बच्चों ने इसको एंड पे रखा होगा। भला ये एंड वाला सवाल था? ये देखो मैंने पेपर यहीं से शुरू किया, डिवाइड बाय। लेकिन मसला यही है ना, मसला यही है कि उसको ध्यान से पढ़ा ना, 2-3 बार पढ़ने से कोई सवाल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का खास मुश्किल निकला ही नहीं। जब से ये आप देख रहे हैं कि ये 2000 या उससे आगे वाले अटैम्प्ट्स के सवाल आपने देखे हैं, आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस ऐसे कोई टफ सवाल मिला ही नहीं, होता ही नहीं। पुराने ज़माने के सवाल टफ थे, हमने वो भी करके देख लिए। ठीक है, तो डिवाइड बाय 100 यूनिट्स डिवाइड बाय ₹300 पर लेबर आवर इज इक्वल टू, पता लग गया जी 2 लेबर आवर्स लगते हैं, तो 2 लेबर आवर्स लगेंगे जी पर यूनिट। वर्किंग 2 से आ रहे हैं ये सारे, और ₹300 लिख लेते हैं हम, वैसे इसकी ज़रूरत तो पड़ भी सकती है, चलो ₹300 पर लेबर आवर, तो टोटल हो गया 600 पर लेबर। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स हमें अलग चाहिए होते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स हमें अलग चाहिए होते हैं। ना वेरिएबल गिवन है ना फिक्स्ड गिवन है। लेकिन एक बात उसने बता दी बड़ी मोहब्बत से, प्यार से, और वो उसने क्या बताया कि FOH 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है? 600। इसका 120 करेंगे तो फिगर आ जाएगी वो टोटल की, उसमें 25 अगर फिक्स्ड है तो बाकी। तो यहाँ पे हमने आकर एक छोटी सी वो यूं किया करते थे, आपको याद है? मैं डिब्बा भी बनाऊंगा ताकि आपको अपना डिब्बा याद आए। डिब्बे में डिब्बे में फिक्स वेरिएबल, केक नहीं, ये डिब्बे में फिक्स वेरिएबल होता था। ठीक है जी बेटा, क्या कह रहे हो? ऐसा सवाल पर्चे में आता है? ये पर्चे में नहीं आया तो और क्या? मैं नहीं, क्यों नहीं आएगा बेटा? क्यों ऐसी नाउमीदी की बातें करते हो? आपके साथ ही ऐसा क्यों होगा? क्यों इतने किस्मत के धनी हो आप? जी बेटा बिल्कुल, अगर ये सवाल ऐसा नहीं आएगा तो कोई इस जैसा और आ जाएगा। अच्छा, हाँ नरम हाथ रखेगा। भाई देखो बात सुनो, आप इस सवाल के बाद मैं दूसरा करूंगा, आपको कहे हमें ये नहीं आना, मैं तीसरा करूंगा, आपको कहे हमें ये नहीं आना। मैंने आपको टॉप CMA करवाते हुए डरा के ज़रूर कराया था, बट मैंने एक बात फिर कही थी जब आखिर में जाके किसी सवाल परेशान होते थे, भाई एक पर्चे में ये एक आधा सवाल होता है, टॉपिक के अंदर तो सारे इकट्ठे करके एंड पे मुश्किल वाले कराए जाते हैं। तो 1 से 2 सवाल मुश्किल होंगे, इसमें भी होंगे, पर आसान भी होंगे। तो कोई मसला नहीं, पेपर हमेशा बैलेंस ही होता है, 30% आसान 30% मुश्किल, जो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। आप मेहनत करके 30% बहुत मुश्किल जो होता है उसमें फाइट करके आधे नंबर लेने होते हैं। पर्चा, आप सारे पर्चे पेपर वाइज पेपर उठाकर देखो तो आपको यही ट्रेंड नजर आएगा, यही ट्रेंड है। ICAP आज से 2 अटैम्प्ट पहले एक गंदी सी अटैम्प्ट आई थी, मतलब उसमें 3 से 4 सवाल मुश्किल आ गए थे, लेकिन उसमें रिजल्ट फिर बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि हमने भी बहुत शोर मचाया था, ए कीते वो कीते ये कीते वो की। तो साथ भी रोला डालता है ना, क्या की करता जे, वो आपने किया क्या है? तो वो फिर थोड़ा हाथ भी हौला रखते हैं वो फिर। ठीक है, नहीं ऐसी बात नहीं है, पिछला ऑटम भी बड़ा अच्छा रहा है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। ठीक है, बड़ा आसान रहा है जी। लेकिन FOH का देखो ना, अब FOH का सवाल इंशाल्लाह अल्लाह करे आज आसान सा, वो आपके 10 को नंबर निकल गए। ठीक है, उसके बाद फिर आपको टारगेट कॉस्टिंग आ जाए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ जाए, प्रोसेस कॉस्टिंग आ जाए, आपको ये 30 नंबर में मसला नहीं होना।
अब ये 40 नंबर तो ये साइड पे हो गए, बाकी डिसीजन मेकिंग बचती है मोटी मोटी, ठीक है। तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन भी नहीं आया, ध्यान रखना उसका भी, वो भी आ जाता होता है कभी कभी, ठीक है, आ जाता होता है। जो छोड़ के जाओगे वो तो जरूर आएगा। हाँ, इस बार जो मुझे जिससे ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत स्लो इन प्रोडक्शन से बहुत डर लग रहा है, जिसको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के साथ ही मिक्स करके पढ़ते हैं ना, मतलब वही सवाल होते हैं। तो अब आपने तो सारा कुछ किया हुआ है, रिवीजन प्लान आपको जो मिलना है उसमें थोड़ी सी चेंजेस बस करनी है, बैठ के एक बार आपकी क्लास खत्म कर लूँ, वही सवाल है, बस एक सिटी में करते जाना, पर्चे में जाके पर्चा देना, इंशाल्लाह पर्चा पास हो जाएगा। पर्चे की क्या जरूरत, नॉन इंटीग्रेटेड पूछ ले, अल्लाह करे आपसे, दुनिया को आता हो ना आता हो, आपको तो आता है, ठीक है। छोड़ने का इरादा तो नहीं था आपका चॉइस में, बेटा छोड़ना कुछ नहीं है, मेरे बच्चों कुछ छोड़ के नहीं जाना, मेरी बद्दुआ है इसके ऊपर जी। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अल्लाह आपको पास करे, कोई नहीं, बदुआ में डराता हूँ आपको जी। जी 600 इंटू 1.2 120 कितना आ गया, 7। अब 720 अगर ये है तो इसका 25% फिक्स्ड है। ओके, इधर देखो 0.25 25 कुछ तो हो जाए पूरा, जितने जो पूरा आ जाए, 25% इसका क्या है, फिक्स्ड जी। कितना बनता है 180। अगर ये 180 है तो फिर ये बैलेंसिंग, लो भाई बाकी पूरा हो गया, ये भी, अब ये भी पूरा हो गया। अब इधर देखो, अगर 540 टोटल कॉस्ट है, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड की, और वो कह रहा था कि ये किस पर बेस करते हैं, तो लेबर आवर्स तो वही रहने, ठीक है, ऐसे ही फिक्स के भी यही रहेंगे। मैं फिक्स को क्यों पर आवर निकालना चाह रहा हूँ रेट, क्योंकि उसने एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंस पूछ लिया है। अगर एफिशिएंसी कैपेसिटी वेरिएंस ना पूछता तो मैं इसको इधर 180 पे रहने देता, मुझे पर यूनिट ही चाहिए होता है, ठीक है। अब और क्या है यार इस टॉपिक, ये बातों के ऊपर आपने जोर थोड़ा लगाया है। अब आपको कि ये आसान है भाई, फिर क्यों 38% रिजल्ट आया अगर ये आसान है? नहीं, आप मुझे ये बताओ कि इसमें क्यों 38% रिजल्ट आया अगर ये इतना आसान है? तो भाई बच्चे पढ़ के नहीं ना गए, अब आपने एक चीज़ पढ़ लिया, आपको समझ आ गई, आपको आती है, तो आपको ये आसान है, ऐसा नहीं होता। आसान चीज़ हो जाती है, आपकी मेहनत कैसे होती है, अपनी मेहनत की आसान हो गई, अल्लाह मुश्किल को आसान, पर्चा जैसा भी आ जाए बस अपनी एफर्ट करना, आपने एफर्ट की, उसका रिजल्ट अल्लाह आपको देंगे इंशाल्लाह जी। इसको जनाब आपने ये वर्किंग 2 वाला ही है, बल्कि मैं तो यूँ लिखूंगा ऊपर वाला, ठीक है ना। और यहाँ पर बैलेंसिंग आ गया आपका 270, चलो ऐसे ही लिख दो बस, ठीक है, ₹270 पर लेबर आवर बराबर हो गया, इंटू ₹90 पर लेबर आवर। अब मेरा कितना टाइम लग गया इसके ऊपर, तो मसला यही था असल में। अब जब ये बन गया है, इसके अलावा कोई मसला नहीं है, अब बस 2-4 जगह पे शायद एक्चुअल रेट वगैरह निकालने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, बस, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। शुरू करें काम। प्राइस वेरिएंस में कोई मसला नहीं होना, प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला जहन में लाओ, तो स्टैंडर्ड रेट चाहिए और एक्चुअल रेट चाहिए, यानी मुझे एक्चुअल रेट चाहिए, मैं वो भी निकाल के ही चलता हूँ। तो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, अच्छा कंज्यूम्ड कह रहा है, कंज्यूम्ड, हमें तो परचेज चाहिए होगी। सवाल सारा पढ़ लो, आगे पढ़ लो। ईच बैच प्रोड्यूसेस 100 यूनिट्स, ये तो पढ़ के हम वापस आए नहीं थे इधर, आगे 2 पॉइंट्स पढ़े, पढ़ लो। डायरेक्ट लेबर रेट इंक्रीज हुआ है 5% से, एक्चुअल रेट यहाँ से निकलेगा, स्टैंडर्ड हमने निकाल लिया है, वहीं से एक्चुअल। पीएल प्रोड्यूस्ड 37,500 यूनिट्स ऑफ पैंथर, ये क्या आ गई, एक्चुअल प्रोडक्शन, और वो कह रहा है ये 1500 ओवर बजटेड प्रोडक्शन थी, मतलब 1500 ओवर बजट का मतलब क्या है, बजटेड, फिर बजटेड यूनिट्स भी यहाँ से निकल रहे हैं एकदम से। अब बच्चा पढ़ के नहीं जाता, आई कैप यही कहता है हमारा कसूर नहीं है, हमें कहते हैं हम ये हम वो, हमने कुछ नहीं किया, हमारा कोई कसूर नहीं है, हम बेकसूर हैं, कसूर सारा बच्चे का अपना है। तो ये 2 दिन बुलाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये अंदाज़ा कराना है कि आपको चीज़ें आती हैं, बाकी पर्चे के अंदर 1 से 2 सवाल मुश्किल होंगे, अल्लाह करे आपको पहले हाथ उस पर ना पड़े, बस मैं ये दुआ ज़रूर करूँगा। उस पर हाथ आपका एंड में जाके पड़े और जो समझ आए वो करें, ठीक है। तरीका यही है बेटा, तरीका यही है कि मार्क्स इंटू 1.8 करके आपने चलना है। छोटे सवाल देखने हैं पहले, लेकिन इस तरह के जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मेरे ख्याल से तो ये पहले करने वाले सवाल हैं, इनको नहीं देर करनी चाहिए, आपको कोई मसला आता ही नहीं इनमें, लेकिन मार्क्स इंटू 1.8 करके करें,
उसके बाद फिर जो सवाल मुश्किल लग रहा है करते हुए उसका टाइम पूरा हो गया, उसकी जगह खाली छोड़कर आगे चले जाए। अगले सफ़े से नया सफ़ा छोड़ दे, कोई बात नहीं, उससे अगले सफ़े से जो है वो नया सवाल शुरू कर दे, उसका टाइम ख़त्म हो गया। नहीं, फिर एंड पे काट देना, वो सफ़ा एंड पे काट देना, ठीक है, पता उसको ज़रूर चलेगा। वो एक एक सफ़ा देखते हैं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। उनको पैसे मिलते हैं पर्चा चेक करने के, आपने उनको सहूलत देनी है, लेकिन वर्किंग रेफर्ड भी ना हो वो ढूंढते हैं जाके। जो बच्चा 45 40 44 45 पे जाता है उसके पेपर को कई बार चेक करते हैं, यार किसी तरह से दिक्कत दे के उसको निकाल दे। आपकी अंडरस्टैंडिंग उलट है असल में, आप खुद पढ़ते नहीं हैं और दूसरों के ऊपर ब्लेम करते हैं, ऐसा ना कि पेपर टफ होता है, पेपर टफ, पेपर गंदा बनाते हैं, मतलब टफ बनाते हैं। दूसरे बॉडीज़ है ना, वो सीधा सीधा पर्चा पूछती हैं, तो मैं इसी से पढ़ा रहा हूँ ना, बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ाने का भी, पढ़ने का भी, पर्चे का भी, सुकून माहौल। तो बचपन से पढ़ाना शुरू करते हैं, एक चीज़ 10 बार पढ़ाते हैं, इतनी सी टेस्ट की, अगले पेपर इतनी टेस्ट की, फिर अगले पेपर इतनी टेस्ट की, फिर अगले पेपर सही टेस्ट कर ली, तो तब तक बच्चा जो है वो उसमें पढ़ाने वाला बन जाता है पढ़ने वाले की बजाय। तो कोई बात नहीं, कह रहे हैं ये बेचारे इंप्रूवमेंट सब लगे हुए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। फिलहाल तो ये सवाल कर लें। नहीं कुछ होता, प्रॉपरली एलेबोरेट कर दें तो, लेकिन सजेशन यही मेरी होती है हमेशा कि रिक्वायरमेंट का पहला सफ़ा पूरा खाली छोड़ दें। कुछ तो लिखोगे ही ना उस पर 2-4 लाइनें रिक्वायरमेंट में, और दूसरे से वर्किंग शुरू कर दो। अब आपकी रिक्वायरमेंट एक सफ़े से आगे कहाँ जाती है? कौन सा ऐसा सवाल है जो आपको एक सफ़े से आगे कभी गया है? तो कोई बात नहीं है, ए बी सी उसी सफ़े पे ए बी इकट्ठा कर दो, कुछ नहीं मना करेगा। क्वेश्चन नए सफ़े से शुरू करने का कहता है, कहीं पे ये तो नहीं लिखा होता कि पार्ट्स का वैसे नहीं है, कर दे तो कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर कर दे तो अच्छी बात है, 2 सफ़े छोड़ दें 2 पार्ट्स है तो वर्किंग एंड पे कर दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा गलती से पहले कर जाता है तो इसको ज़हन पे सवार नहीं कर लेना पर्चे में, वर्किंग लिख दी ना, अब आगे चल के प्रॉपरली एलेबोरेट कर दो रिक्वायरमेंट को, नाम लिख करके ये कर रहे हैं, गुजारा चल जाएगा। बट कोशिश ये करो पहले आप रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। चलें जी, अब एक्चुअल रेट निकल सकता है स्टैंडर्ड इसका, रॉ मटेरियल ए का भी, रॉ मटेरियल बी का भी। कैसे निकालेंगे जी? ये अमाउंट गिवन है, ये क्वांटिटी, अमाउंट गिवन है, क्वांटिटी, और ये एक्चुअल क्वांटिटी भी आ गई, और एक्चुअल मिक्स में एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स, यही है ना। अब आप कहोगे सर परचेज की बात करें, आप यूज से क्यों निकाल रहे हैं? पूरा सवाल पढ़ लिया है, कहीं पे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री नजर आई है? तो जो परचेज है वही कंज्यूम्ड है, जिंदगी आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आकर लिखा एक्चुअल रेट ऑफ रॉ मटेरियल ए। इधर देखें जी, रुपीस कितने, रुपीस 26,106,000, 26,106,000 डिवाइडेड बाय कितने केजी, 400 kg, ठीक है जी। तो बताएं जी, ₹190 पर केजी एडवर्स, क्यों? 200 स्टैंडर्ड था, और फेवरेबल प्राइस वेरिएंस, सस्ती चीज़ मिली है, सस्ती चीज़ मिली है। एक्चुअल रेट दूसरे का भी निकाल लो, रॉ मटेरियल भी देखते हैं, ये फेवरेबल है या एडवर्स है। कॉस्ट बताओ, ये यहाँ से देखो, ये 7084 डिवाइड बाई 46,000, 7084,000 डिवाइडेड बाय 46,000 kgs, आंसर इज 154। हाँ जी, फेवरेबल, हाँ फेवरेबल है ना, फेवरेबल है ना। ये एडवर्स है क्योंकि भाई का कैलकुलेटर गिर गया है। कैलकुलेटर से मोबाइल से, कैलकुलेटर था, फिर गल होगी ना। यही नहीं कहता कि फलां, एक बंदे का ना ऐसे उसने नया आईफोन लिया ना तो वो गिर गया, तो कड़क की आवाज आई, तो कहने लगा अल्लाह करे बाजू हो, अल्लाह करे हड्डी हो। ऐसे ही वो भाई ने कहा अल्लाह करे कैलकुलेटर हो, हैं? मैं तो भाई स्कूल ऑफ थॉट का नहीं हूँ, ठीक है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ स्कूल ऑफ थॉट का। अब 10 आईफोन ले लो, एक हड्डी बचा लो। मेरे पास नहीं है 10 आईफोन के पैसे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मुफ्तियाने कराम से पूछें, जान बचाने के लिए तो फिर बहुत सारी चीज़ों की गुंजाइश निकल आती जो वैसे नहीं भी होती। तो प्लीज़ ये अल्लाह की जो दी हुई अमानत है, ये ज़िंदगी जो है इसकी बड़ी हिफाजत करनी, ये अल्लाह की अमानत है, और इसकी एक तो अल्लाह की अमानत है, इसको नुकसान नहीं देना किसी भी तरह से, जैसे लोग कभी कर लेते हैं।
दूसरा इसको इसलिए भी अल्लाह ने दिया है कि जो हमेशा रहना है जहाँ पे उसकी तैयारी भी करे, तो इसलिए मैं तो भाई जाने दूंगा आईफोन को, हड्डी बचा लूंगा, ठीक है। लेकिन जो आ जाए अल्लाह की तरफ से सब्र भी करना है। अच्छा जी, अब एक्चुअल रेट साथ ही मुझे बता दो, डायरेक्ट लेबर का भी आ सकता है, डायरेक्ट लेबर का एक्चुअल रेट क्या है ये भी निकाल लो, बाद में ज़रूरत पड़नी है ये। ओ अब यहाँ पे आके फंस गए। अच्छा, लेबर की बात ही बाद में होनी है ना, तो ये फंसना बाद में ही करते हैं, ठीक है। क्या ख्याल है, इसको कर लेते हैं। मेरा दिल है, अब प्राइस मटेरियल की तो सारी कहानी पूरी हो गई है, मटेरियल के प्राइस वेरिएंस को निकाल लेते हैं, मिक्स को निकाल लेते हैं, यील्ड को निकाल, फिर कुछ और सोचेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? स्प्रिंग 2025 और नाम है इसका पैंथर, एडा है पैंथर। अपने लोग बड़ा नाम रखा सी पैंथर, सवाल है कोई ये पैंथर? अच्छा सुने जी, प्राइस वेरिएंस निकालना है, मिक्स निकालना है और यील्ड। तो प्राइस वेरिएंस पहली हेडिंग मैंने दे ली, अब प्राइस वेरिएंस दो मटेरियल्स का है, ठीक है। रॉ मटेरियल ए है और रॉ मटेरियल बी है। अब मैं नहीं अंग्रेजी वाला फॉर्मूला लिख रहा, कम से कम प्राइस वेरिएंस वाला तो मैं कभी ना लिखूं पर्चे में भी, है ना, क्योंकि वही तो मुझे याद है। क्यों अहमद? वही तो मुझे सबसे अच्छा याद है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज और यूज सेम है सवाल में, ठीक है। तो डायरेक्ट आएंगे इधर, स्टैंडर्ड रेट सवाल में गिवन, एक्चुअल रेट सवाल में गिवन, मतलब हमारे सवाल में अब गिवन। ये देखो स्टैंडर्ड रेट कितना है? स्टैंडर्ड रेट ए का 200 रुपीज लिख दूं, एक का तो लिखने दो, एक का तो लिखने दो। आज कौन सा सरदान की क्लास है आगे, एक का तो लिखने दो। रुपीज 200 पर केजी माइनस एक्चुअल रेट अभी अभी आपने निकाला 190, ठीक है। बल्कि चलो रुपीज की बजाय मैं वर्किंग रेफर कर देता हूँ, ठीक है, कुछ तो करूँ ना। तो 200 वर्किंग नंबर 1 में पड़ा या 2 में? 1 में। ये हमने 1 में निकाला था या सवाल में गिवन था? ये सवाल में गिवन था। मैं यहाँ पे सामने रख दूं ताकि जो गिवन डेटा खाम खा उसको ना रेफर करते रहे। वैसे हर्ज कोई नहीं है, आपने भी वर्किंग में निकाल ही लिया है, लेकिन हमें मुनासिब नहीं लगता, ठीक है। तो 200 माइनस 190 ये आपने निकाला था वर्किंग नंबर 2 में, ठीक है। अब ये आ गया स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रिजल्ट्स फरवरी के, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड आ रही है, रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं है तो यही परचेज। लेकिन अगर आ जाए स्टॉक तो अगली बात याद रखनी, वो भूलनी नहीं है, वो भूलनी नहीं है। क्या? अगर वो कहे क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम स्टैंडर्ड में रखते हैं तो फिर कोई मसला नहीं, टोटल क्वांटिटी परचेज ही लेना। लेकिन अगर उसने कह दिया एफको पे, फाइफो पे, ये बात साथ रिवाइज, जब भी कभी ये सवाल आना है इस तरह से आपने ये बात रिवाइज करनी है। ये है सवाल का करने का तरीका। एक सवाल को 3 बार करो, ये रिवाइज कर करो, आपने 3 सवाल किए क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट रिवाइज किया जिससे मिलके आगे सवाल बनना होता है, ठीक है। असूल को रिवाइज किया करो लाजमी करते हो। ले जी 137,400 केजीज, ठीक है जी। तो आंसर आ गया जी आपका, एक मिनट चलो ठहर जाओ ना, मैं कुछ सेटिंग सोच रहा हूँ। ये इसको अभी नहीं ना खुला डुला करते, बाद में हो सकता है नीचे हमारे गुंजाइश बन जाए मिक्स और यील्ड में भी, तो फिर ये जगह बच जाएगी जी। रुपीज ये 130,400 जी, तो रुपीज इन 1000 आंसर दे दो 13। अच्छा, अब इसमें ना एक मसला आ सकता है, सवाल का सोल्यूशन आपके पास है या इनको सोल्यूशन ग्रुप में भिजवा दो, उन्हें कहो कम से कम ग्रुप में, तो मेरे पास है। एग्जैक्ट मैच नहीं होना 1000 में अगर लिखोगे तो, इसलिए मेरा दिल है मैं पूरी फिगर लिख दूं आपकी इजाज़त हो तो, ठीक है। ज़रा सही कॉन्फिडेंस आता है कि यार हमने किया और बिल्कुल सही टिच टैली है, राउंडिंग के डिफरेंस का भी ख़त्म कर देना मसला। पर से बेशक 1000 में लिखो, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह जी, वो बिल्कुल सही होगा। ले जी बोले 137। अच्छा, अब ये क्या है, फेवरेबल है एडवर्स है?
फेवरेबल है, तो हमने पॉजिटिव रख दिया बस। अब यूं भी कर दें आप, ऊपर एक लाइन काइंडली अगर लिख दें, आप यूं लिखें फेवरेबल स्लैश यूं लिख दें, ऊपर अब मेरे पास जगह नहीं है, फेवरेबल स्लैश एडवर्स, ऐसे एक बार लिखे, उसके नीचे लिखे रुपीस, अपनी जान छुड़ा लें बस, बार बार फेवरेबल एडवर्स लिखने की जरूरत नहीं है, सब लिखे शाबाश ऊपर। मैं इससे मिटाने लगा था, इससे खैर 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 पड़ा रहे, अभी वो उड़ जाता होगा, जैसे फिर नुकसान होता, आप सारी स्क्रीन खराब हो जानी चाहिए। अच्छा जी, अब जी जल्दी बताओ, अब तो स्पीड मारो। 140 माइनस 154 वर्किंग 2 से आया है जी, इनटू सवाल में से जाकर ढूंढे 46,000 केजीज, जल्दी जल्दी करें, 46,000 केजीज, ठीक है जी। ओ 644,000 एडवर्स। अब ऊपर आपने एक बार लिख दिया है, पॉजिटिव फेवरेबल है, नेगेटिव एडवर्स है, सुकून मॉल, ठीक है जी। नेक्स्ट, खत्म कहानी, इसका नेट कर दो, प्राइस वेरिएंस आ गया जी, प्राइस वेरिएंस इतना ही है बस 644,000। कितने नंबर हैं देखो, इसके प्राइस वेरिएंस के, अच्छा उसमें 7 है, चले तो इसके भी 2 को होंगे जी, बोलो 7 लाख फेवरेबल, चलो ये जनाब प्राइस। अब मैं यूँ करता हूँ, थोड़ा यहाँ पे जगह सारी यूज़ कर लेता हूँ, ऐसे बड़ी बड़ी अंग्रेजी लिख लूँगा आपकी मर्जी वाली, ठीक है ना, तो बाकी वेरिएंसेस फिर यहाँ निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कौन सा जी वेरिएंस मुझे चाहिए, मिक्स वेरिएंस। तो मिक्स वेरिएंस की हमारी अपनी वर्किंग की तरतीब है जी, वही यूज़ करते हैं अब अपनी, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मटीरियल सबसे पहले कौन सा है, और वो ए भी बाद में लिख लेते हैं, मटीरियल। उसके बाद बोलो जी फॉर्मूला, कुछ बच्चे अपना रजिस्टर खोल रहे हैं, रजिस्टर ना खोले, मिक्स का वेरिएंस है तो आपने मिक्स को छेड़ना है, ठीक है। तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड नहीं, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स एंड टोटल एक्चुअल क्वांटिटी एट एक्चुअल मिक्स, एक तो गिवन होती है, फिर दूसरे कॉलम वाली फिगर गिवन होती है सवाल में, या ऐसी गिवन कर लेंगे अगर वो बार यूनिट देता है तो, ठीक है। ये क्या है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, नहीं याद आ रहा फॉर्मूला, नहीं याद आ रहा, मिक्स को छेड़ना है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट एक्चुअल मिक्स और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट स्टैंडर्ड मिक्स, किसको छेड़ना है, मिक्स को। लेकिन पहले हम स्टैंडर्ड रखा करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है स्टैंडर्ड क्यों रखते होते हैं पहले, कॉस्ट की वेरिएंस में स्टैंडर्ड पहले क्यों रखते हैं, और बोलो, ताकि पॉजिटिव आए तो फेवरेबल, नेगेटिव आए तो एडवर्स, ठीक है। तो फिर बोलो जरा, एक बार बोल दो, कोई बात नहीं, अभी नजर आएगा वही होगा, बोलो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट स्टैंडर्ड मिक्स और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट एक्चुअल मिक्स। कितने गए यार, चैप्टर कितने गया थोड़ा, ये रहा, तो ये चले यार, ये अभी दूसरा नहीं दिखाऊंगा, दूसरा पहले आपसे पढ़ाऊंगा, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट एक्चुअल मिक्स, भाई इतनी सी बात है, ठीक है। तो मटेरियल आ गया, उसके बाद टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट स्टैंडर्ड, पहले रखते हैं एट स्टैंडर्ड मिक्स, और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट एक्चुअल मिक्स, फिर इन दोनों का डिफरेंस, वेरिएंस आएगा केजीज में, केजीज चल रहा है ना हमारा, फिर हम लगाएंगे स्टैंडर्ड रेट रुपीज में, और फिर हमारे पास मिक्स वेरिएंस आ जाएगा, मिक्स वेरिएंस, और ये भी रुपीज में। मैं ज़रा दोबारा लिख देता हूँ, हालांकि ऊपर चल रहा था लेकिन चलो, ठीक है जी। अब ये हमारा टेबल होता था, ठीक है जी। दो मटेरियल हैं, दो, ए और बी, रॉ मटेरियल ए और रॉ मटेरियल बी।
अब इधर देखो बच्चों, एक चीज सवाल में गिवन होती है, आपको पता है, वो है टोटल, नॉर्मली गिवन होती है, वरना निकाल लेंगे आप, ठीक है, इसमें कोई वर्किंग की खास जरूरत नहीं पड़ती। मैं जरा कॉलम छोटा कर रहा हूँ इसका जी। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट एक्चुअल मिक्स केजीज में। ओहो, सवाल किधर गया, ये एक 37,400 और 46,000। ये इसलिए पहले लिख रहा हूं कि ये टोटल आएगा तो उसको स्टैंडर्ड मिक्स में फिर यहां पे बांटूंगा ना, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा कितना जी, एक 37,400 केजीज, ठीक है, और दूसरा 46,000। यहाँ पे आना 137,400 और 46,000, ठीक है। चलो टोटल करो, ये 183,400 होगा तो उसको बांटेंगे ना स्टैंडर्ड मिक्स में। तो ये तो आ गया टोटल हमारे पास एज इट इज, ठीक है। अब इस टोटल को बांटना है स्टैंडर्ड मिक्स के अंदर, ठीक है, कि वो जो 3.5 और 1.5 का मिक्स था, अगर ये एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से यूज होती तो कितना होता। ये तो एक्चुअल मिक्स पड़ा है ना जी, ये तो एक्चुअल मिक्स है, तो हमने एज इट इज उठाकर लिखना होता था इस फिगर को इधर, ठीक है, और फिर ये वाला एज इट इज इधर आ जाता होता था, याद है, सुभान अल्लाह, मजे ही मजे जी। तो 183,400। अब इस 183,400 को हमने बांटना है एक्चुअल मिक्स में। ये मेरा एक्चुअल मिक्स 3/5, 1.5/5, 3.5, 1.5/5। मार्कर्स ये नए हैं पुराने मैंने रखे, जी हमेशा यूज। असल में हम ये देख रहे हैं ना, जो एक्चुअल क्वांटिटी यूज हुई है, जो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज हुई है, इसमें मिक्स का कितना वेरिएंस आया है। हमने सोचा था कि ये यूज होती है एक्चुअल मिक्स में तो कितनी होती है, और एक्चुअल में मिक्स जो स्टैंडर्ड जो है उस हिसाब से मिक्स होता तो क्या होता, और एक्चुअल में मिक्स क्या आया। तो मिक्स का वेरिएंस निकाल रहे हैं, तो यूज को हमने कॉमन रखना था, मिक्स को छेड़ा था, और आगे जाके मिक्स को कॉमन रखेंगे, यूजेज को छेड़ेंगे, इसीलिए ये ऐसे ही आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट एट स्टैंडर्ड मिक्स, और यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स एज इट इज इधर आ जाता होता था, ठीक है। एनीवेज प्रैक्टिस करें, अभी ये थोड़ा सा नया टॉपिक है, थोड़ा सा देखो, लेबर कॉस्टिंग में लर्निंग कर्व आया, एकदम से सारा याद आया, पुराना हो गया थोड़ा, 2-3 प्रैक्टिस हो गई, ये जरा नया है। अच्छा जी, अब इसको बांटना है, जरा मैं 1000 में लिख रहा हूँ, 183 बल्कि 400 कर ही दो, इंटू 3.5/5, 128380, और 183,400 को 1.5/5 कर दें, 55020, ठीक है। इधर घुस गए हो तुम जी। तो यहां से हमारे पास वेरिएंस आ गया मिक्स का, ठीक है। टोटल क्वांटिटी तो सेम रखनी है ना, मिक्स का वेरिएंस निकालना है कि जो स्टैंडर्ड मिक्स अलाउड था उस हिसाब से कितना निकला था अभी, 55020, ठीक है। जो अलाउड था स्टैंडर्ड मिक्स उस हिसाब से तो इतना इतना यूज होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में इतना इतना हुआ है, तो मिक्स का कितना वेरिएंस है ये हमारे सामने आ गया, ठीक है जी। कितना केजीज पहले में, अब देखो 28 कम है, 37 ज्यादा है, तो नेगेटिव आएगा खुद ब खुद जी। लेकिन मिक्स वेरिएंस ना बराबर हो जाता है टोटल, क्योंकि यील्ड सेम होती है ना, तो इसलिए एक का कम दूसरे का एग्जैक्टली ज्यादा वही आता है। आपने नोट किया होगा जितने सवाल किए, मिक्स वेरिएंस में एक प्लस दूसरा माइनस हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि यील्ड जो सेम है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज जो सेम है। मिक्स का ना मतलब आपने चाय के अंदर पानी और दूध का मिक्स डालना था, तो आपने अगर वही चाय बनाई है, पानी ज्यादा डाला है तो दूध उतना ही कम डाला है, मिक्स यील्ड वही है, आपने 10 कप ही बनाए हैं, लेकिन पहले आपने स्टैंडर्ड क्या था, अम्मा ने बोला था कम से कम 6 कप दूध और 4 कप पानी हो तो फिर सही चाय बनेगी। लेकिन वो उन्होंने अपने हिसाब से बोला था, जहाँ पे अच्छा दूध घर पे उनको मिलता था वहाँ पे गाँव में, लेकिन यहाँ पे तो तुमने वो काम नहीं करना था। तो यहाँ पे हो सकता है तुमने 9 कप दूध डाले हो और 1 कप पानी डाला हो, बनने तो 10 कप ही हैं। समझ आई अब कुछ तुम्हें? चलो शुक्र है जी। 9020 केजीज और फिर पॉजिटिव 9020, ये सेम ही होना है, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट है
200 और 140, और मिक्स का वेरिएंस आ गया एडवर्स कितना 1804 000, और इधर फेवरेबल 1262 अब क्योंकि मिक्स तो बराबर कर देता है, क्वांटिटी तो बराबर, सॉरी क्वांटिटी तो बराबर होती है ना, लेकिन चूंकि प्राइस डिफरेंट है दोनों मटेरियल्स की, तो भाई देखो अगर दूध महंगा और पानी मुफ्त था, सस्ता था, पानी भी पैसों का बोतल लेके आया था, ठीक है, मिनरल वाटर डाला था, ठीक है, दूध अगर महंगा था और पानी सस्ता था, तो आपने मिक्स चेंज करके दूध बढ़ाया है, तो वेरिएंस तो एडवर्स ही आना है इन टोटल, क्योंकि दोनों के रेट्स में डिफरेंस है, ठीक है, ये फर्क। उम्मीद है आप समझ आई होगी तुम्हें। 541200 एडवर्स, ठीक है जी, चलो सही है यार, तुम्हारे मेरे मसाइल सेम होते थे किस जमाने में। 5 है 5, अब तो मैं गांव से ही ले आता, तुम भी ले आया करो इकट्ठा। हाँ सही है, जेड़े दिन चल जाए। हॉस्टल लाइफ में तो 2 दिन ही चलता था, जब आता था तो सारों की ऐसी होती थी, जो भी जाता था, फिर बारियां होती थी, जो जाता था फिर वो वापसी में कुछ ना कुछ लाना पड़ता था फिर जी। यील्ड वेरिएंस, बातें ज़्यादा कर रहे हैं, स्पीड कम है, ज़रा स्पीड बढ़ाएं प्लीज़, टाइम तो गुजरता जा रहा है, देखें ना आप 2 घंटे रह गए जोहर से पहले, जल्दी करें, शाबाश, चलें जी। अब इधर देखो, ये एज इट इज उठकर इधर आता था, याद है, क्योंकि अब हमने क्या करना है, मिक्स को कांस्टेंट कर देना है, मिक्स को कांस्टेंट करना है, तो यहां पे हम लिखा करते थे टोटल, आप बताएं, शुक्र है नहीं है सर, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल एट स्टैंडर्ड मिक्स, और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट स्टैंडर्ड। अब मिक्स को कांस्टेंट किया, यूज को छेड़ा, तो वो ऊपर ही पड़ा होता था, उठा के इधर लिख लेते थे, ठीक है, तो ये एज इट इज आता था, पहले ये कॉपी पेस्ट किया था ताकि और अच्छी तरह से याद आ जाए, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट स्टैंडर्ड मिक्स। अब मिक्स को नहीं छेड़ना, और यहां हमने कहा ना स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट एट स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड, अब ये वो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकलेगा हमारा, ठीक है, सही है। आगे तो फिर कोई नहीं, बस रह जाता फिर काम, ठीक है। यहां पे हमारे पास आ जाएगा वेरिएंस केजीज में, यहां पे हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड रेट रुपीज में, तो यहां पे हमारे पास फिर मिक्स वेरिएंस आ जाएगा, और सॉरी यील्ड वेरिएंस आ जाएगा, मिक्स को हमने कांस्टेंट रखा हुआ, तो यील्ड वेरिएंस, काम बेटा इतना कम भी नहीं है, आप अपने आप को देखें, आपने कितना खुद को खपाया है पूरा सेशन, तो आप कह सकते हैं ये आसान सवाल है, लेकिन आप रिजल्ट्स को तो देखें, बच्चा इस तह तक जा ही नहीं सका होगा, डेटा ऐसे बनाना है और ये मिक्स यील्ड ऐसे निकलते हैं, मिक्स यील्ड तो बच्चे ने वैसे ही चॉइस में छोड़ा होता है, पता नहीं क्या करना है यार, समझ आती नहीं, एंड पे आता है नॉर्मली टॉपिक के वो फॉर्मूले डिफरेंट होते हैं, कहते हैं छोड़ो यार कौन एडा औखा हो, आता ही नहीं है ये, हालांकि आपके सामने है, बराबर ही है, ठीक है जी। उठाओ इसको एज इट इज लिख दो यहाँ पर, 128 मटेरियल ए और रॉ मटेरियल बी, तो ए के लिए वो ये आता था, याद है ना ये, अब ये इधर आ गया, ठीक है, तो 128,380 और 55,020। अब जरा फिगर ढूंढो जो दूसरी चाहिए, वो कौन सी है, 3.5 है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है, उसको एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक मिनट जरा ये लिख लूँ मैं, मिटा दिया था मैंने जी। अब एक्चुअल प्रोडक्शन सवाल में उसने बताई है 37,500, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपली, वो कहाँ गया 1.5, अच्छा वो तो उधर पड़ा है 1.5 और 3.5, तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, लेकिन मिक्स स्टैंडर्ड वाला उठाना है, ये स्टैंडर्ड मिक्स ही तो है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी
स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स, ये लेना है हमने। इसको एक्चुअल से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड को एक्चुअल से मल्टीप्लाई करें तो मैंने आपको कहा था अभी थोड़ी देर पहले एक्चुअल आता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमें मतलब स्टैंडर्ड आता है, सॉरी, तो ये स्टैंडर्ड ही हमें चाहिए, एक्चुअल तुम्हारे पास पड़ा है। तो यहाँ पर देखो जी 3.5 kgs इंटू 37,500 यूनिट्स, 131,250 kgs, और उसके बाद 1.5 इंटू 37,500, 56,250, ठीक है। कोई ज़रूरत तो कोई नहीं है टोटल की, करना चाहें तो बेशक कर लें। 183,000 कोई ज़रूरत नहीं वैसे इसकी, लेकिन चलो क्योंकि नज़र आए यूजेज वेरी कर रहा है। 18, यानी अलाउड था हमें 187 kgs यूज़ करना, लेकिन हमने 183 यूज़ किया है। वैसे ज़रा टोटल आ गया, वैसे ज़रूरत नहीं थी इसकी, ऊपर टोटल ज़रूरी होता है। ये टोटल इसलिए ज़रूरी होता है कि इस टोटल को ही फिर बांटना होता है हमने स्टैंडर्ड मिक्स में, ऐसा ही है, और फिर एज इट इज उठ के वो आगे आ जाता है। अब वेरिएंस कितना आ गया जी, फेवरेबल लग रहा है वैसे मुझे तो, 28 फेवरेबल, दूसरा ये भी फेवरेबल नज़र भी आ रहा था ना, 187,500 अलाउड था आपको यूज़ करना इतनी प्रोडक्शन के लिए आपने, तो खैर स्टैंडर्ड रेट 200 और 140, 574,000, 22, ठीक है जी, टोटल 746,200 फेवरेबल। पढ़ते हैं अभी जाकर एग्जामिनर के कमेंट्स कि वो कहता क्या था, कि क्यों बताता होता है ना कि क्यों इतना बुरा रिजल्ट आया। अब देखो ना, बुरा रिजल्ट ही आया इतने आसान सवाल में। खैर बुरा वैसे कह तो नहीं सकते, लेकिन हमें तो बुरा ही लग रहा है, इतना आसान सवाल भी बच्चों ने नहीं कर सके बच्चे। पेपर में भी समझ ना आने वाली बात इसमें कोई नहीं है, आपस की बात है। पेपर में कौन सी बात नहीं समझ आई होगी, मतलब इसमें से आप बताओ कि जी मुझे लगता है, मैं खुद बताता हूँ कि यार पर्चे में ये बात आपको नहीं समझ आ सकती, मैं खुद बता देता होता हूँ, बाकी सवाल में भी देख लेते हैं। रिजल्ट कितना है टोटल, जिस अटेम्प्ट में गंदा पर्चा आया था ना 40 से ऊपर था, रिजल्ट गिर गया है। अब पेपर आसान है, रिजल्ट गिर रहा है, तो मतलब आप लोगों का मेयार गिर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, चलें जी, ख़त्म होगी कहानी। आपके अल्लाह अल्लाह करके आपके 6 नंबर आ गए, लेकिन इन 6 नंबरों में मेहनत ज़्यादा थी। अगले 5 और 6 11 नंबरों में मेहनत कम है, ठीक है। क्विकली ख़ास तौर पे अगले 6 नंबर ऐसे, तो पूरा सवाल है ना 17 नंबर का, ठीक है। अब जो डेटा है इधर देखो, इस डेटा को निकालने में जितना टाइम लगा वो सारा टाइम आप इसमें तो न डालें, इस पे तो इतना टाइम नहीं लगा, वो सवाल सारे के अंदर इस्तेमाल होने हैं अभी, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है डायरेक्ट लेबर का रेट, और ये इसने कहा था प्राइस और मिक्स वेरियंस मटेरियल का निकाल दो, हमने कहा ले जी। तो उसने कहा जी क्या जी, लेबर का रेट वेरियंस, हमने कहा जी 1 मिनट में देते हैं अभी आपको, हम 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। लेबर रेट तो बोले जी यहीं पे फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्ट, लेबर के अंदर तो कोई ए बी नहीं ना, स्किल्ड अनस्किल्ड हो सकती थी पर नहीं है, हो सकती थी, ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट कितना है 300, एक्चुअल रेट, हाँ यहां फंसे थे, यहां फंसे थे। अब आ जाओ इधर भाई कोई मसला ही नहीं है, रेट के अंदर तो कोई मसला ही नहीं है। डायरेक्ट लेबर रेट इंक्रीज हुआ है 5% ड्यू टू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रेट था कितना जी, रेट था कितना, कितना बढ़ गया, 5% बढ़ गया। तो यहां पर लिख दें एक्चुअल रेट ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो यहां पे हमने लिखा जी ₹300 इंटू 1.05 जी, ₹315। लो जी एडवर्स ही है, तो 315 वर्किंग 2 का रेफरेंस चल रहा है, उसी में जाकर देख ले एग्जामिनर खुद,
हम अब इतना तो नहीं कर सकते ना, इनटू टोटल एक्चुअल आवर्स पेड, ये नहीं है। हाँ जी, तो बड़े ही सुकून से इत्मीनान से देखा आपने था 23 मिलियन की टोटल लेबर कॉस्ट है। एक्चुअल लेबर कॉस्ट 23 मिलियन, एक्चुअल रेट नहीं है लेबर का। हुणे की कड़िया है कबो ना पायन 315 है, तो फिर 23 मिलियन डिवाइडेड बाय 315 कर दें। ये टोटल एक्चुअल आवर्स पेड भी हैं, और एक्चुअल डेटा में आइडल टाइम का जिक्र नहीं है, तो वर्कड भी यही है। ठीक है, आइडल टाइम आ ही नहीं रहा, तो टोटल एक्चुअल आवर्स पेड एंड, अच्छा आ ही नहीं रहा तो पढ़ाता ही ना, है ना, ऐसे ही एक्स्ट्रा पढ़ा दिया टेंशन देने के लिए। वो पर्चे में आ गया तो मैं तो बरी जिम्मा हूं ना जी। टोटल एक्चुअल आवर्स पेड एंड वर्क, इधर देखो जी, 23 मिलियन डिवाइडेड बाय ₹315, कितने आवर्स? 73016 लेबर आवर्स है। ठीक है जी, तो ये 73,000 से 73,016 घंटे इन्होंने लगाए हैं इस पीरियड में। 73016 लेबर आवर्स टोटल। तो यही पेड, यही वर्क 73,016 वर्किंग नंबर 2 से ये भी आए, तो रुपीज में ये वेरिएंस कितना आ रहा है? 10952, नेगेटिव ही होना है। ऊपर आपने एक बार हेडिंग लिखी तो ही फेवरेबल एडवर्स के बारे में, तो सुकून हुआ हो अब आपको, ठीक है ना, नहीं तो दोबारा लिख लो अगर नए सफ़े पे आ गए, नो इशू। ठीक है, मैंने इसलिए इसी के नीचे तरतीब यही रखी थी, उसी के नीचे ले आया था, ऊपर लिखा हुआ है आपने, ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है आपने। नेक्स्ट, लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस। अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला था टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट और टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड और पेड, वैसे सेम है यार। कितना आसान सवाल है। तो कौन से मुश्किल सवाल आपने किए हैं यार, पुराने 2-3 सवालों के अलावा, जो मैंने इसलिए कराए थे कि मुश्किल चीजें समझा सकूं, वरना तो आना ही को नहीं था उन्होंने। खैर, तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल 2 लेबर आवर्स रिक्वायर्ड थे, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? 500। ठीक है जी, और की हो गया भाई, मुझे कुछ हुआ, यानी कि मेरे मोबाइल को कुछ, ये साइलेंट भी नहीं हो रहा आजकल। ये असगर सही करा के लाया दिन खराब हो गया, तो साइलेंट ही नहीं हो रहा। मेरा सारी जिंदगी में मोबाइल कभी भी साइलेंट से नहीं रहा, हटाओ। अच्छा जी, 37,500 माइनस टोटल एक्चुअल। अच्छा वैसे ये बनता कितना है बाय द वे? ये 75,000 बन रहा है मेरे ख्याल। तो 75,000 अलाउड थे, 73,000 वर्क हुए, वायदा ही हुआ, तो 73,016। बस वर्किंग का एक बार रेफरेंस दे दो दिया, इनटू स्टैंडर्ड रेट क्या है? 300। आंसर 59529 है। अच्छा 595200, ठीक है जी, फेवरेबल है। मुझे लग रहा है यहाँ पे आते आते थोड़ा सा यूं होना पड़ेगा, अभी से ही हो जाते। वर्किंग नंबर 2 में ये निकाला था 1095240, एंड तक आए ना कहानी, ताकि सीधी सीधी आ जाए। ये कितना था जी? बड़ी मुश्किल से लिखा, 595200। ठीक है जी, ये एडवर्स था, ये फेवरेबल। अब उम्मीद है सीधा चला जाएगा हमारा मोटरवे पे सवाल। ले जी, हो गए भाई दोनों। अब वेरिएबल ओवरहेड, एक्सपेंडिचर और ना एफिशिएंसी। वेरिएबल ओवरहेड का वॉल्यूम नहीं होता, किसने वॉल्यूम बोला है? किसी ने तो बोला है। वेरिएबल ओवरहेड, एक्सपेंडिचर वेरिएंस,
स्टैंडर्ड रेट 270, एक्चुअल रेट कोई नहीं पता, ठीक है जी। उसके बाद एक्चुअल आवर्स वर्कड तो हमारे पास हैं, अब एक्चुअल रेट ढूंढते हैं। चलो ले, ये भी सीधा ही है, 5% तो नहीं है ना बेटा, 5% तो महंगाई है, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड्स की महंगाई स्पेसिफिक अलग से बताई हुई है, वो अलग उसने बताया था, लेबर का अलग, इसका अलग। तो स्टैंडर्ड एक्चुअल रेट कितना आ गया, वही 270, ये 7% ओवर स्टैंडर्ड कॉस्ट है। इतना सीधा सवाल भी हो सकता है पर्चे में था, अब जगह ही बचती नहीं जा रही यार। एक्चुअल रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स, तो ₹270 था, 1.07 कर दो तो ₹288.9, तो ₹288.9 नहीं रहने ना दे, कहाँ पे, नहीं वो और चीज़ है, ये और चीज़ है, ये रेट है, इसने आगे फिर मल्टीप्लाई होना है, वो तो एंड पे आपने फिर आवर्स को राउंड ऑफ, थाउजेंड्स में आवर्स है ना, बस वो आवर्स टोटल है, टोटल अमाउंट को राउंड कर रहे हो कोई मसला नहीं, टोटल आवर्स को राउंड कर रहे हो कोई मसला नहीं, लेकिन जो परसेंटेज होती हैं, जो रेट्स होते हैं, इनके बारे में आपको मैंने एक गाइडेंस दी हुई है, 2 डेसिमल यूज़ करो, 2 डेसिमल, ठीक है। कितनी देर की रिकॉर्डिंग होगी भाई, बस इसको 5 मिनट में क्लोज करो बच्चों, जल्दी करो। अब ये कितना है, वर्किंग कौन सी है, 2, चलो वर्किंग 2 है कि क्या है, आखिर है वैसे जी, क्या आंसर है, 000002, ओके, ये तो एडवर्स लग रहा है मुझे, बढ़ गया ना, महंगाई हुई है। ये 0002 मैंने सिर्फ इसलिए लिखा कि सोल्यूशन में मैं मैच करने जाऊं तो ये 2 भी मैच हो मेरा, वैसे तो आप राउंड डाउन भी कर सकते थे, 1000 में कर सकते थे ये सवाल। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए क्या करना है, हाँ जी, वो 2 ही आवर्स बनेंगे, 37,500 बनेगा, एक्चुअल आवर्स भी अवेलेबल हैं, तो बिल्कुल सेम होता है, आपके लेबर एफिशिएंसी जैसा ही होता है। तो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ये सेम एज इट इज कॉपी हो जाता है, बस रेट चेंज होता है, सही है ना। तो 75,000 भी डायरेक्ट लिख सकते थे आप, लेकिन चलो 73,016 इंटू, अब स्टैंडर्ड रेट इसका डिफरेंट है, इधर 270 है, आंसर ये भी फेवरेबल होगा, 535680 फेवरेबल, ठीक है। अब क्या रह गया जी, अब आपके फेवरेट फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो होता है, इसमें बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस एक्चुअल टोटल फिक्स कॉस्ट आती है। बजटेड फिक्स कॉस्ट सवाल में गिवन नहीं है, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट सवाल में गिवन है। ये देखो कितना है जी, 78,100,000, ठीक है। अब जो हमें चाहिए हम उसको ढूंढने के लिए निकलेंगे, क्योंकि मेरे पास बजटेड फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो सोचूंगा अब यहाँ पे आके कुछ ना कुछ तो सोचूंगा। अहमद हूँ मैं तो सोच रहा हूँ। अहमद तुम्हारा नाम में बहुत प्यारा है, मेरे लेने में बहुत मज़ा आता है, बार 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 मेरा दिल करता है मैं लेता रहूँ, इसलिए मैं तुम्हें छेड़ता भी हूँ, तुम्हें तंग करता हूँ, बाकी अब बुरा ना मनाना यार। अच्छा जी, बच्चों फिक्स कॉस्ट कहीं नहीं गिवन यार, जरा देखो इसको, कुछ तो हल निकालो। ये कुछ थोड़ा सा यहाँ से कुछ इंडिया मिला, आप बजटेड वो कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। 37,500 एक्चुअल प्रोडक्शन थी, जो कि 1,500 ओवर है बजटेड प्रोडक्शन के, इसका मतलब बजटेड प्रोडक्शन मैं निकाल सकता हूँ कितनी, 37,500 माइनस 1,500, 36,000 बजटेड प्रोडक्शन है। चलो ये तो हो गया, लेकिन मुझे बजट प्रोडक्शन नहीं चाहिए बच्चों, मुझे तो बजटेड फिक्स कॉस्ट चाहिए ना। फॉर्मूले से अब निकल आएगी, क्योंकि हमने अपने स्टैंडर्ड कार्ड को बना लिया है पर यूनिट। कितनी है फिक्स कॉस्ट मेरी पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी है,
तो आप उस 90 को यूज़ करो मेरे दोस्तों। 90 पर लेबर आर है, सही कह रहा है, ये यूनिट्स लेने हैं, अगर यूनिट्स लेने हैं तो फिर यूनिट्स वाली लेनी है, यानी कि हाँ। तो जगह गई है मुक, तो वजह यार नहीं, इधर ना, इधर इधर अब देखो, इधर फिक्स इधर आ गया, इधर एक आ जाना है दूसरा, यहाँ पे तीसरा, वर्किंग ही वर्किंग है, वर्किंग टू कॉन्टिन्यूड, वर्किंग टू कॉन्टिन्यूड, ठीक है जी, वर्किंग टू कॉन्टिन्यूड है, आपकी तो चली रही होगी। अब इधर देखो, मुझे क्या चाहिए था जी, बजटेड यूनिट्स, बजटेड प्रोडक्शन या बजटेड यूनिट्स, वो मुझे उसने एक निशानी बताई, 37,500 एक्चुअल प्रोडक्शन है, जो कि 1500 ज़्यादा थी, तो फिर बजट प्रोडक्शन कितनी है जी, 36,000 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये निकल आई, तो उसके बाद मुझे बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट भी निकालने में कोई मसला होना नहीं है। मैं आज देखो, असल में फॉर्मूला तो ये है ना बेटा, आप दिमाग में कर लो ना इसको, ये क्या होता है जी, बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय जी प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन। ये मैं कहता हूँ ये दिमाग में किया करो आप, बजटेड यूनिट्स। अब OAR अगर यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट्स में लेनी है तो OAR भी पर यूनिट वाला चाहिए, वो हमारे पास गिवन है, सिर्फ 90 नहीं है, ये तो पर आर रेट चाहिए था एफिशिएंसी कैपेसिटी के लिए, लेकिन पर यूनिट फिलहाल यूज करो 180। अब ये 180 इधर आ जाए और ये आपके पास 36 आ जाए, तो ये एक्स ही है ना। अब मैं ये कहता हूँ कि आप इसको डायरेक्ट करना शुरू करो, यानी यहाँ पर आप फॉर्मूला में यूँ लिखो डायरेक्ट, क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि 1 रुपीज़ 180 पर यूनिट, ये जी वो वर्किंग नंबर 1 में मैंने निकाला हुआ है, एग्जामिनर भाई जाके देख लो, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दूं वर्किंग 1 इनटू 36,000 यूनिट्स के साथ, तो मेरे पास कॉस्ट क्या आ गई, 64, तो ये तो एडवर्स लग रही है मुझे, लेकिन फिक्स कॉस्ट आ गई है बहरहाल, तो ₹6480,000, वर्किंग 2 में से ही ये भी निकल रहा है सारा सामान जी, 1320 ट्रांसपोजिशन एरर 1320,000 एडवर्स, ये करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर लिया करो, ठीक है, सही है। ये नजर आ रहा है हैंड वालों, ये जरा गुचमुच हो रहा है, नजर आ रहा है ये खान वाले, चले जी, अब 2 रह गए हैं, पर मुसीबत ये है कि वो कभी कभी आते हैं और हमें याद ही नहीं रहते, वो वॉल्यूम के तोड़ने वाले हैं, एफिशिएंसी और कैपेसिटी। तो भाई एफिशिएंसी के बारे में कहा था लेबर की वजह से है, तो बस जैसे लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस है वैसा ही इसका है, ऐसे याद रखा होगा आपने भी, उम्मीद है, मैंने कहा तो था कि टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट और टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क, तो बिल्कुल इन जैसा है, ठीक है। तो फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो निकलेगा इसकी नकल करके, ये ठीक है, तो ये नकल कर लो, कितने वही लेबर आवर्स तो वही चलने हैं, ठीक है, 37,500 भी वही आना है, -73,016 भी वही आना है, फ़र्क सिर्फ कहाँ पड़ जाना है, हाँ, अब ये मुझे पर आवर रेट चाहिए था क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड आवर्स लिए हैं फॉर एक्चुअल और एक्चुअल आवर्स लिए हैं डिफरेंस में, तो रेट भी पर आवर चाहिए, जो कितना है 90, इसको वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस दे देंगे, ठीक है जी, कितना, पॉजिटिव नेगेटिव, और आखिरी वेरिएंस है जी फिक्स्ड ओवरहेड का कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है। कैपेसिटी वेरिएंस में आपने कहा था ये मैनेजमेंट की वजह से आता है, ठीक है, तो बजटेड आवर्स कितने थे और एक्चुअल आवर्स कितने, अब आवर्स हमारे पास नहीं है बजटेड, देखो ना फॉर्मूला दिखा दूं, क्या फॉर्मूला था जी, जो आपने आवर्स एक्चुअल वर्क किए कितने हैं और जो आपके बजटेड आवर्स थे वो कितने हैं, वो आपके सामने नहीं है, इधर आकर देखो कहीं पे आपको बजटेड आवर्स अवेलेबल हैं, ये अवेलेबल हैं बजटेड आवर्स अवेलेबल हैं, बजटेड यूनिट्स निकल आए हैं,
बजटेड यूनिट्स निकल आए हैं। एक यूनिट पर कितना बजट किया हुआ था टाइम? 2 घंटे। बजटेड लेबर आवर्स कितने थे पर यूनिट? 2। बजटेड यूनिट्स कितने हैं? 36,000। तो 36,000 इंटू 2 करो, क्या आता है? कितना आता है? 72,000 ही है। खत्म होगी कहानी जी। जी खत्म कहानी। बोलो, निकाल देते हैं यहाँ पे। क्या जी? बजटेड, आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा? बजटेड फॉर्मूला याद आ रहा? टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड और कहाँ पे मिलेगा? टोटल एक्चुअल आवर वर्कड और बजटेड एक्चुअल आवर्स, जो आवर वर्क हुए और जो आवर बजट किए थे। सोचा था कितने घंटे काम करना है, असल में कितना हुआ। तो फिर अगर बजट से कम हुआ है तो निकम्मे तो आप थे ना, कैपेसिटी आपने यूटिलाइज नहीं की। कितने गया यार? ये देखो, टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड और टोटल बजटेड आवर्स। ठीक है, टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क तुम्हारे पास थे, बजटेड आवर्स नहीं थे। बजटेड टोटल आवर्स कितने हैं ये हमारे पास नहीं थे, तो हमारे पास बजटेड प्रोडक्शन आ गई ना, 36,000 यूनिट्स। ठीक है, तो 36,000 इंटू 2 लेबर आवर्स पर यूनिट, ये हमारा स्टैंडर्ड था। तो बोलो, उस स्टैंडर्ड को जब बजट से मल्टीप्लाई किया बजटेड प्रोडक्शन से, तो बजटेड आवर्स आ गए। ठीक है जी, 72,000 लेबर आवर्स। लेबर आवर्स ही चल रहे हैं, बेस जो वही थी। यहाँ पर हमने आकर लिखा 73,017,3 कितना है? 016 एक्चुअल पहले लिखने हैं इसमें। ठीक है, माइनस बजट, ये टोटल में आ जाता है इसलिए इसका रूल जरा उलट हो जाता है। ठीक है, माइनस 72,000 लेबर आवर्स, ये भी वर्किंग 2 से ही आपने निकाले हैं जी। और स्टैंडर्ड रेट लगता है जी, वो 90 है। आंसर 9,440 पॉजिटिव। ओके नहीं, वाई सॉरी, नो नीड टू सॉरी। Oh my God, this is your love. Okay, where is my pen? लो ही पेन आते भरावो, आ जाओ फिर जरा खुशबू लगा के। क्या कहता है देखें तो सही। कहता है ये 38% रिजल्ट आया है, इसके बारे में भाई एग्जामिनर की बात तो सुनते जाओ, 1 मिनट सुनते तो जाओ, बस चले जाना, ये बात सुनते जाओ क्या कह रहा है आप लोगों के बारे में। कहता है एक्चुअल आवर्स वर कंप्लीटली रॉन्गली कंप्यूटर रॉन्गली। अच्छा, मैं क्या अंग्रेजी गलत लिखी है? एक्चुअल आवर्स कौन से वाले? 73 सिफर 16, यही है ना एक्चुअल आवर्स? गलत, हालांकि इसमें गलती वाली क्या बात हो सकती है आपके ख्याल में? हाँ, नहीं कटेंगे। एक आधा जहाँ जहाँ उन्हें यूज़ होना है, एक नंबर है तो आधा कटेगा, आधा नहीं होगा। यानी कि हर नए फॉर्मूला में आगे यूज़ हो रहा है ना, तो वो कहीं उसके निकालने के नंबर नहीं, असल में वेरिएंस के नंबर है। तो जहाँ जहाँ 73 इस्तेमाल हुआ है वहाँ उसका नंबर कटेगा। हाँ, एक बार वो इस्तेमाल होकर नंबर कटवा लिया, आगे फिर अगर वो इस्तेमाल होगा फिर नंबर नहीं कटेगा। तो अगर ये 73 सिफर 16 आपको 5 जगह पर नजर आ रहा है, तो लेट्स से हर जगह पे इसका आधा नंबर था तो 2.5 नंबर गया। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन वर रॉन्गली कैलकुलेटेड। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल नहीं निकले तुमसे, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल नहीं निकले। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल 75,000 जब भी हमने निकाले बच्चे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल ही भूल जाते हैं, बच्चे आज भी भूले बैठे थे। फिर सी के अंदर क्या हुआ? अच्छा, ए किधर है? ए मटीरियल यूज वेरिएंस वाज कंप्यूटेड इंस्टेड ऑफ यील्ड। छता यूजेज नहीं, उन्होंने यील्ड निकाला ही नहीं, उन्होंने यूजेज निकाल दिया। मिक्स वेरिएंस एक्चुअल क्वांटिटीज वर नॉट करेक्टली बाइफरकेटेड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मिक्स। जो आपको फंसा रही थी बात कि एक्चुअल क्वांटिटी यूज को स्टैंडर्ड मिक्स में बांटना होता है पहले, वो उन्होंने कहता है नहीं, फॉर कंपैरिजन विद एक्चुअल क्वांटिटीज। तो इसमें बड़े मसले थे। फिर सी में कहता है वाइल कंप्यूटिंग वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस रेट बेस्ड ऑन टोटल ओवरहेड वाज यूज्ड इंस्टेड ऑफ। हद होगी यार बच्चों, ये भी नहीं पता तुम्हें? स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स रेट पर आवर और पर यूनिट वाज रॉन्गली कैलकुलेटेड। हमें इन्हीं चीज़ों में मसला नहीं आया, क्योंकि हमने शुरू से भी ये बातें सीखी थी और इनमें हर सवाल के अंदर भी सीखते आए थे। वही कॉमन मिस्टेक्स बच्चा कर रहा है और मार्क्स नहीं ले पा रहा। ये हर दूसरा बच्चा कर रहा है। ये कमेंट्स जनरल कमेंट्स हैं सारे पर्चों को सामने रख के। ठीक है,
अलाउेबल एक्चुअल या बजट आवर्स वर रॉन्गली कैलकुलेटेड इफ इन फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस एक्चुअल एक्सपेंसेस आर कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड एक्सपेंडिचर इन दैट स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल ना बजटेड एफओ तो डिफरेंट चीज़ होती है, ठीक है। एनीवेज अब ये इसके कमेंट्स है, ठीक है। तो हजरत अब आप तशरीफ ले जाएं, आपने ऐसा नहीं करना पर्चे के अंदर। हम यहाँ पे अपना पार्ट क्लोज करते हैं, ठीक है, और उस तरफ क्लोज करें तस्वीर पे, ठीक है, और फिर अगला पार्ट शुरू करते हैं 5, 7, 10 मिनट की ब्रेक के बाद।